लिंक शेयर किया कुछ? हो ना, उसको ना ग्रुप पे लिंक डाल। Okay, guys, let's start. Okay, guys, let's start. Hello, everyone. Hello. चलो, पूना में हूं मैं। बहुत तेज बारिश यहां पे हो रही है इस समय, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है यहां पे। ओके, थैंक यू प्रीतम, थैंक यू प्रथम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक हूं मैं। ये रेगुलर लेक्चर्स है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। इट्स क्लाउडी इन औरंगाबाद। ओके, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे क्या? हाँ होंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। धोनी, हाय धोनी, व्हाट्सअप। टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। थैंक यू यार, थैंक यू। अमन शशि कह रहा सर बिग फैन यार, थैंक यू। आदित्य कह रहा है कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। चलो स्टार्ट करें अभी, कम ऑन। पोस्टपोन का नोटिफिकेशन आईसीआई को लाना ही पड़ेगा, बेफिक्र रहिए, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने ही वाली। कितने दिन पोस्टपोन होंगे सर? हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। कोरोना का क्या सीन है पूना में? बेटा कोरोना इतना कहर ढा रहा है यहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं, हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं, हमारे पास रेमडेसिविर नहीं, क्या बताए। अमन कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, दोनों ग्रुप पास हो गए, कॉन्ग्रेट्स। चलो, हर रोज क्लास 4:30 को ही होगी, बराबर है, 4:30 पौने 5 के बीच में। थैंक यू, थैंक यू। फिटनेस का राज क्या है? जिम जाता हूँ भाई, और कुछ नहीं करता। ग्रुप 2 के क्लासेस फेस टू फेस होने के चांसेस बहुत ही कम है, तब तक कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ख़त्म नहीं हो गए। चलो, come on guys, welcome back. So we're moving on next section. Come on, check it out. दोस्तों कल हमने सेक्शन नंबर 129 को देखा, साथ साथ में 128 को भी देखा। इससे पहले आगे बढ़ेंगे, हमें करना होगा रिवीजन। दोस्तों 128 और 129 की बात करेंगे। 128 टॉक्स अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों हर कोई कंपनी को क्या मेंटेन करना जरूरी है? दे आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बताएंगे दोस्तों ये तीनों को मेंटेन करते समय आपने कौन सी 4 बातों को सोचना जरूरी है। एंड वी आर सपोज टू, व्हेनेवर वी मेंटेन सच बुक्स, सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेक श्योर दैट कि वो ट्रू एंड फेयर हो गए। मेक श्योर वहां पे एक्रूअल बेसिस पे होगा, डबल एंट्री सिस्टम होगा, और साथ साथ में जब भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा वहां पे नरेशन का होना भी जरूरी होगा। देवी और सज्जनों, मेरा आपसे सवाल है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शेयर होल्डर देख सकते हैं? आंसर नो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डायरेक्टर देख सकते हैं? आंसर यस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डायरेक्टर के रिश्तेदार या फ्रेंड देख सकते हैं? आंसर नो। देखना है तो बीआर पास करना होगा। अगर दोस्तों बताओ, क्या दोस्तों ब्रांचेस को क्या क्वार्टरली अपना डेटा हेड ऑफिस में देना जरूरी है? आंसर यस। अगर वो ब्रांच अगर इंडिया के बाहर की है तो उनको पीरियोडिकली समराइज्ड डेटा देना जरूरी है क्वार्टर एंड में। अगला प्रश्न है, अगर मान लीजिए विजय माल्या की बात करेंगे, क्या सब्सिडरी कंपनी जो किंगफिशर एयरलाइंस थी, क्या उसका डेटा वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो देख सकता है? आंसर नो। अगर होल्डिंग कंपनी के कोई डायरेक्टर वहां पे देखना चाहते हैं सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो देखने के लिए होल्डिंग कंपनी में बीआर पास करना जरूरी होगा। एक सवाल मेरा आपसे बताएंगे दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां मेंटेन करना जरूरी है? आंसर है रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और रजिस्टर्ड ऑफिस से कहीं मूव करना है तो आपको बीआर पास करना होगा, और 7 दिन के अंदर आपको आरओसी को इंफॉर्म करना होगा कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां शिफ्ट करवाई है। पर याद रखिए दोस्तों, बुक्स ऑफ
अकाउंट्स किसी भी केस में इंडिया के बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। एक सवाल है आपसे, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं? और जवाब है यस। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि हार्ड डिस्क में यानी कि टैली जैसे सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं? आंसर इज यस। आपसे मेरा सवाल है, डेटा मेंटेन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अगर दोस्तों ये बात मैं आपसे करूंगा तो क्या जरूरी है? अगर हम लोग सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं तो आपने उनके फॉर्मेट को चेंज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर वो लेजिबल यानी कि वो दिखने वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ साथ में जितने भी ब्रांचेस का डेटा उसमें लाया गया वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए, उसका बैकअप होना चाहिए, उसका स्टोरेज बराबर होना चाहिए। जो फॉर्मेट आपने फिजिकल स्टोरेज में रखा है वही फॉर्मेट आपका सॉफ्ट कॉपी में भी होना चाहिए। और जो भी लोग उसको एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड है उनको भी सॉफ्ट कॉपी एक्सेस होना चाहिए। क्या हम लोग क्लाउड में भी ऐसा डेटा रख सकते हैं? क्या आंसर यस, ऐसा डेटा हम लोग क्लाउड में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई और बहनों, अगर मान लीजिए बताओ कौन से लोग जिम्मेदार होंगे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मेंटेन नहीं होंगे एज पर सेक्शन नंबर 129? टेल मी हु ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल? नंबर 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, नंबर 2 WTD एंड फाइनेंस, नंबर 3 CFO एंड नंबर 4 एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सब लोग जिम्मेदार होंगे। सजा कितनी होगी? 50,000 से लेके 5 लाख तक की उनको पनिशमेंट हो सकती है। आपसे सवाल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने साल तक मेंटेन करना जरूरी है? 8 सालों तक मेंटेन करना जरूरी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो नॉट मोर देन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फॉर एवर मेंटेन करना जरूरी है। आपसे मेरा एक सवाल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का अधिकार शेयर होल्डर को होता है? हां जी होता है। एक बात करेंगे, अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर ब्रांच में जाके अपने बुक्स को देखना चाहता है, जा सकता है? हां जा सकता है। कि अगर वो इंडिया की नहीं बाहर की ब्रांच है, इंडिया के बाहर की ब्रांच है, क्या वो जाके फिजिकली चेक कर सकता है? आंसर नो। अगर वहां का अगर डेटा देखना है तो उनको बोलना पड़ेगा 15 डेज के अंदर वो डेटा उनको देखने मिलेगा। ओके आई थिंक ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। नाउ आई नीड टू प्रोसीड फर्दर इन सेक्शन नंबर 129। दोस्तों पर एक बात मैं पूछूंगा, शाहरुख खान को समझ में नहीं आता कि आलिया भट्ट को नहीं समझता कि आखिर फाइनेंस क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, क्या कंपनी के लोगों से मदद मांग सकती है समझने के लिए? आंसर यस। शाहरुख खान को लगता है कि मैं बहुत होशियार आदमी हूं और वो अपने बिहाफ में स्वप्निल पाटनी को भेजना चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए। ये पहली बात तो प्राइमा फेसी मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन कराने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। आई होप यू गेट इट गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एवरीवन कम ऑन। क्या सारी बातें आपको क्लियर है? ओके आपसे मेरा एक सवाल है फ्रॉम सेक्शन नंबर 129. Sir, what is the difference between section number 128 and 29? 28 talks about the books of accounts and 29 talks about 29. Come on, tell me. 129 talks about the financial statement. दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। ये चार्ट आपको कल भी दिखाया था, आपको याद आ रहा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करते समय आपने कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वो फैट होना चाहिए, वो बिग नहीं होना चाहिए। फैट यानी कि शेड्यूल 3 के फॉर्म में होना चाहिए। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी ऑलवेज ट्रू एंड फेयर। एंड नंबर अगेन व्हाट, ये जो तीनों पॉइंट है कौन से कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? वो बिग के लिए यानी कि बैंकिंग के लिए, आई के लिए यानी इंश्योरेंस के लिए, जी के लिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो कंपनीज के उसमें सब्सिडी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है, क्या उन्होंने सीएफएस मेंटेन करना चाहिए? आंसर यस, मेंटेन करना चाहिए। उसका फॉर्म है, उसके लिए भी फैट एप्लीकेबल है, यानी कि उसका भी शेड्यूल 3 में मेंटेनेंस होना चाहिए, उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए और इसके लिए भी ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। एक सवाल भाई और बहनों, मेरा आपसे सवाल है, जिन कंपनीज में सब्सिडीज नहीं होंगी, जिन कंपनी में जेवी नहीं होगी, तो उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर जिनको सब्सिडीज है, जिनको एसोसिएटेड, उन्होंने सीएफएस को मेंटेन करना जरूरी। कल हमने रिलायंस का एग्जांपल देखा था। पर बताओ बच्चों, क्या ये इनका सिर्फ सब्सिडीज का डेटा सिर्फ ऐड करेंगे या उनके सैलिएंट फीचर एओसी 1 में मेंटेन होना चाहिए? हां जी, उसका सैलिएंट फीचर एओसी 1 में मेंटेन होना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, कल मैंने आपको मुकेश
अंबानी का एजीएम दिखा था, याद है क्यों दिखा था? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है आपने प्रस्तुत करना चाहिए अपने जनरल मीटिंग के सामने, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जब भी एजीएम चलता रहेगा वो एजीएम में हम इस बैलेंस शीट को प्रस्तुत करेंगे, हमारे P&L अकाउंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारे जो शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे और तब जाके हम लोग 30 दिनों के अंदर, एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर आरओसी में उसको सबमिट करेंगे। देवी और सज्जनों, अगर मैं बात करता हूं ये अगर रूल्स एंड ये जो रूल्स जो है, ये जो कानून है, ये 128 में जो लिखा है, अगर वैसा नहीं किया तो कौन से लोग जिम्मेदार होंगे? वापस वही लोग जिम्मेदार, कौन से है बताओ, कौन से लोग जिम्मेदार होंगे? वापस एमडी जिम्मेदार होगा, डब्ल्यूटीडी फाइनेंस होगा, तीसरी बात सीएफओ, नंबर चौथी बात जिसको अपॉइंट किया होगा डायरेक्टर ने वो। और कितनी सजा होंगी? 1 साल तक की इनको सजा हो सकती है और फाइन 50,000 से लेके 5 लाख तक का हो सकता है। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ मैंने कल कहा था, अगर इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना है तो उन्होंने डिस्क्लोजर देना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कौन सा मेंटेन नहीं किया, फिर दूसरा डिस्क्लोजर आखिर क्यों मेंटेन नहीं किया, तीसरा डिस्क्लोजर आखिर ये नहीं मेंटेन करने से, नहीं फॉलो करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। ओके ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके दोस्तों, इतना ही हमने देखा था। यहां पे एग्जम्पशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक रूल आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल तो 3 कंपनी को एग्जम्पशन दिया, बीआईजी को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कल्चर के लगता है कि इन सारे कंपनीज को भी छुटकारा मिलना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फैट फॉलो करने से, कल्चर के गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके उन कंपनीज को भी एक्सेप्शन में डाल सकती है। ओके, कुछ चीजें इस सेक्शन की और बची है, मैं उसको पढ़ाना चाहूंगा, पर इसके पहले मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न है, देखते कौन लोग इसका जवाब देंगे। देखते कौन लोग जवाब देंगे। आओ बच्चों, क्या लिखा है? देखते कौन जवाब देगा, कम ऑन एवरीबॉडी, देखते कौन जवाब देगा, कम ऑन एवरीबॉडी। वेलकम बैक। The board of directors of the Bharat Limited has a practical problem. The registered office of the company is situated in the classified backward area of Maharashtra. छोटे गांव में उनका registered office है. The board wants to keep its board books of accounts at its corporate office in Mumbai. अब हो सकता है उनका छोटे गांव में उनका registered office है, पर वो चाहते हैं कि वो किसी और जगह पे ले जाए जो शहर है। The board seeks your advice about the feasibility. आपको सवाल ये पूछ रहे हैं क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। देखते कितने लोग जवाब देंगे, और करना है तो क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। अलाउड है, सब लोग कह रहे हैं अलाउड है, सब लोग पूरा आंसर दो। सी बीड़ी मत करो, बोर्ड रिजोल्यूशन मत करो। कम ऑन टेल मी, ये अलाउड है दोस्तों, भाई और बहनों, ऐसा करना अलाउड होगा, पर आपको पास करना होगा बोर्ड रिजोल्यूशन। दूसरी बात, बीआर पास करने के बाद में विद इन 7 days यू आर सपोज टू इन्फॉर्म टू आरओसी कि मम्मी मेरा आरओ ये था, फिर भी मैंने अपना डेटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वहां पे नहीं यहां पे रखा हुआ है। आपसे अगला पॉइंट आपको ये भी याद रखना होगा, अगर वो चाहते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंडिया के बाहर ले जाना, दैट विल नॉट बी मुमकिन, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी हो गया। अगला सवाल आपके सामने, देखते कितने लोग जवाब देंगे। मिस्टर व्हाइट इज वर्किंग एज अ चीफ accountant in the White Metal Limited. The board of directors of the said company proposed to charge him with the duty of ensuring compliances with the provision of this so that the books of accounts can be properly maintained. दोस्तों आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कंपनी का नाम क्या है? ये है White Metal Limited. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी यानी कि व्हाइट मेटल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी के अंदर कंप्लायंसेस अच्छे होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट सो दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। क्या बोल रहा है, समझ के क्या? मिस्टर व्हाइट इज वर्किंग एज अ चीफ अकाउंटेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी प्रपोज टू चार्ज हिम, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ व्हाइट लिमिटेड की इच्छा है कि जो काम इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे, अब वो काम वो नहीं करेंगे, एक अलग व्यक्ति करेगा जिसका नाम है मिस्टर व्हाइट, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनसे मुमकिन नहीं होता। Can be properly maintained and the balance sheet and profit and loss can be prepared as per the provision of the law.
ड्राफ्ट ये छोड़ दो, आपसे मेरा प्रश्न है भाई, और मैंने ये ड्राफ्ट तो आपका नहीं, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, पर मेरा आपसे सवाल है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बिहाफ में किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं कि आज के बाद में ये जितना भी 128 में जो 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 लिखा है, जो लिखा है वो हम नहीं, हमारे बदले में ये मिस्टर चीफ, मिस्टर क्या नाम है उसका, व्हाइट, ये फॉलो करेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? एंड द आंसर इज ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता दोस्तों, आपने पनिशमेंट में एक पढ़ा था, पनिशमेंट किस किस को होती है? एमडी को होती है, डब्ल्यूटीडी फाइनेंस को होती है, और क्या बोला था आपने? सीएफ को, और एक चौथा पॉइंट था, ऐसा कोई भी पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे इंसान को अपॉइंट करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति ले सकता है। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ में आए। एवरीबडी, चलो आगे बढ़ना होगा, आगे, कम ऑन। सर वो आपने रिजोल्यूशन पास करने के बारे में कुछ नहीं बोला। भाई और बहनों, आपको रिजोल्यूशन पास करना है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है। सर सीए फाइनल का क्वेश्चन हमको क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज दोस्तों 123 से लेके 140 तक के सारे सेक्शन पहले सीए फाइनल लॉ में थे, वो अब वो सीए फाइनल से हटके आपके सिलेबस में आए हुए हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन सीए फाइनल लॉ में पहले पूछे जाते थे। ओके, XYZ wants to maintain the books of accounts on cash basis. Cash. Do you think that's allowed? Do you think that's allowed? आज का पहला प्रश्न भाई आ गया ना, do you think this is allowed? India wants to know, nation wants to know about this. क्या ये कैश में मेंटेन कर सकते हैं? And the answer is no. It cannot be maintained in cash. It has to be on accrual basis. Okay. Come on guys, next question is, come on, check it out baby. Mr. Ramanujam, one of the director of Debari Food Processing Limited was not satisfied with the performance of the company in the financial matter. ये रामा नुजाम ये डायरेक्टर है जो कंपनी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। ही रिक्वेस्टेड मिस्टर आनंद राजा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ऑन हिज बिहाफ, 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 ऑन हिज बिहाफ। वो खुद नहीं करना चाहता है, वो कह रहा है कि मुझे अकाउंटिंग का घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे जगह भाई मेरा कोई बंदा आके इसको समझना चाहता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द सेड कंपनी कैन रिफ्यूज और अलाउ, क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या उसको अलाउ करेंगे, क्या उसको अलाउ करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? अलाउ करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, जल्दी से बताओ, वरना हम पारी करेंगे, वरना हम पारी कर देंगे। आपका जवाब मुझे अपेक्षित है। आई एम एक्सपेक्ट योर आंसर गाइस। सब लोग कह रहे सर दिस इज पॉसिबल बट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन में यह कहना होगा कि अब रामानुजम जो है, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके बदले में आनंद राजा अब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है, ऐसा बीआर पास होगा, उसके बाद ही ऐसा होना अलाउड होगा। देखो यहां पे बीआर दिख रहा है क्या? बीआर अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये तभी मुमकिन है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ओके, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। Okay, cannot refuse to allow Mr. Anand Raja to inspect the books of account if such rights of inspection has been approved by board of director. I hope you understand. ये कौन कह रहा रे? आगे जाएंगे, come on guys. कितना मजा। ये अगर आपने जवाब दे दिया ना तो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर ऑसम, यू आर नेक्स्ट लेवल। मिस्टर भागवता रिसेंटली एक्वायर्ड 76% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। कंपनी के 76% इन द होप ऑफ अर्निंग गुड डिविडेंड।
रिनाउंड कंपनी का 76% शेयर होल्डर बन गया हो. Unfortunately, the existing board of directors have been avoiding declaration of the dividend due to the alleged inadequacy of profit. दोस्तों, वो जिस कंपनी का 76% स्टेक होल्डर बना था, वो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही थी. अनकन्विंस्ड मिस्टर भागवत को गुस्सा आ गया, बहुत गुस्से में सिक्स परमिशन ऑफ द कंपनी टू अलाउ हिम टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच इज समराइज्ड रिजेक्टली बाय द कंपनी. दोस्तों, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना चाह रहा है. 76% का मालिक है वो, और कंपनी के डायरेक्टर ने बोला, गेट लॉस्ट, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कौन है वो? बोला मैं शेयर होल्डर है. यार जस्ट शेयर होल्डर, यू कैन नॉट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दोस्तों, रोया वो, भागवत रो रहा, भागवत ने बहुत रोया. अब आपको मेरा सवाल, भाई बहना, अब दिव्य सज्जनों, भागवत रो रहा है. कैन यू टेल हिम, कैन यू प्लीज गाइड हिम, कैसे होगा? क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? सब लोग कह रहे हैं नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा. क्यों नहीं देख पाएगा? वो क्यों नहीं देख पाएगा? वो नहीं देख पाएगा क्योंकि वो शेयर होल्डर है. आपका जवाब सही है, क्योंकि वो शेयर होल्डर है. शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पर दोस्तों, 76% होने के बावजूद भी वो देख नहीं पा रहा है. क्या करे? व्हाट विल यू एडवाइस? सर, पहली बात तो देख नहीं सकता. वो 76 का 90% का भी शेयर होल्डर हो गया ना, वो देख नहीं सकता. और उसको रही बात इतनी खुजली है ना, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है ना. व्हाई doesn't he become a board of director? दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए 152 सबसेक्शन 2 में एजीएम के अंदर एक जस्ट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% ऑफ द. दोस्तों, अगर 51% ऑफ द वोटिंग अगर वो खुद ही बोल दे कि मैं डायरेक्टर बन रहा हूं आज से एजीएम में, तो दोस्तों वो क्या बन जाएगा? वो डायरेक्टर बन जाएगा. इसलिए उसको इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, इन द कैपेसिटी ऑफ द शेयर होल्डर, he cannot access, but in the capacity of director he can. He has to become, he should become director. He should become director. Sir, आप एक बात बताओ, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? हाँ जी, बन सकता है. सर, उसके लिए क्या करना होगा? अरे जनरल मीटिंग में ओआर पास करना होगा. सर, क्या ओआर पास करने की उसकी औकात? अरे बच्चों, 76% है, वो अकेला ही हाँ बोले तो वो खुद ही डायरेक्टर बन जाएगा. सिंपल. सिद्धार्थ गोयल. सभी लोग मेरे साथ में हैं और आज जनता पूरी पढ़ने के मुकाम पर है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रही है. 400 लोग इस समय इस डेटा को देख रहे हैं. आगे, ओ बेबी, आर यू रेडी? हाँ, मिस्टर डी, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड वाज नॉट सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी. अरे यार, पीक्यूआर लिमिटेड का डायरेक्टर सब्सिडियरी कंपनी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है. ही ऑथराइज मिस्टर एफ. ओहो, डी खुश नहीं है. डी अपने आप को भगवान समझ रहा है. डी को लग रहा है पूरा विश्व का निर्माण उसने किया है, ब्रह्मांड उसके बाप का है, ऐसा उसको लग रहा है. डी इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पीक्यूआर लिमिटेड एंड डी इज सेइंग मैं नहीं चाहूंगा, मेरे बदले में एफ जाएगा टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ऑन हिज बिहाफ. सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के लिए वो नहीं जाएगा, उसके बदले में कोई और जाएगा. डिसाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 whether the said company can refuse to allow Mr. F to inspect the books of accounts of the subsidiary company. देवी और सज्जनों, आपसे सवाल है, क्या मिस्टर एफ सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? दोस्तों, इस समय स्थिति यह है कि मिस्टर डी ने उसको अलाउ किया है, उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलाउ नहीं किया. क्या वो फिर भी देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? He will be allowed or not allowed? He will be or he will not be. दोस्तों,
उसको ये देखना अलाउड नहीं होगा। अगर उसको भेजना ही है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में उसका क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहना चाहिए हमारे सबके बिहाफ में हम मिस्टर एफ को सब्सिडी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने को भेज रहे हैं, तब जाके सब्सिडी कंपनी के लोग मिस्टर एफ को देखने के लिए अलाउ करेंगे। ओके, द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द जय भारत Limited is situated in the remote area of the Rajasthan. Due to various issues and practical problems due to lack of development, the board of directors to keep its books of accounts with the corporate office in Jaipur. दोस्तों, राजस्थान के किसी गांव में उनका रजिस्टर ऑफिस है and they want to move their books of accounts from there to Jaipur, whether it is allowed. आगे मत पढ़ो, it is allowed or not allowed. Allowed करना है तो क्या पास करना पड़े? Allowed or not allowed? Allowed or not allowed? Allowed. It is allowed, it is allowed. Allowed होगा दोस्तों। Allowed करने के लिए आपको BR पास करना होगा, यानी कि कंपनी के अंदर BR पास करेंगे और कह देंगे आज के बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट जयपुर में रखेंगे, और वो भी बात विद इन 7 डेज के अंदर हमने ROC को इन्फॉर्म करना चाहिए। सभी इस बैच में इतने टैलेंटेड लोग हैं ना, सिर्फ टैलेंट है, सिर्फ टैलेंट। आसम। ओके गाइस, मूव। ओ माय गॉड, सारे क्वेश्चन 128 के आपने खत्म किए दोस्तों। अब मुझे आपको कुछ ऐसा पढ़ाना है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा कुछ पार्ट बाकी 129 का, I'll see it later. But before I start something which is left in 129, I would like to start with section number 130. Then I'll start with 131. Then I'll go for 137. आज के 3 सेक्शन बैक टू बैक चिपक के 130, 131 और 137. That's 137. बाय योर बैनर आपके सामने एक केस स्टडी ला रहा हूं। गाना मुझे पसंद है। क्या आपको आवाज आ रही है इसकी? रहम आप कहेंगे ये सब क्या कर रहे हैं आप? बस 2 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। यार पे कुर्बान है सभी। के बारे में बात करें। 1987 लुटा दूं मैं अपनी खुदी यार पे, हाँ मिटा दूं लुटा दूं मैं ये हंसती यारी रहम रानी यारी। ओके गाइस, वेलकम बैक। बस करे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सत्यम के बारे में सुनने का वक्त आ चुका है। वी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड IT कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले भाई और बहना आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। 130 का जो है सेक्शन नंबर मुझे बताए, क्या नाम लिखा है? सेक्शन नंबर 130। क्या नाम लिखा है 130 का? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। ये वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, देखा है आपने। बस इसकी थोड़ी सुर्खियों में हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रीओपन कभी कभी होता है, कोई कंपनी कांड कर देती है ना, उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ROC में सबमिट किए थे,
आपको मैं 129 सब सेक्शन 2 में मैंने आपसे कहा कि एजीएम होगा, उस एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद में आपको 137 पढ़ना होगा। जल्दी से 137 पे आओ। 137 अगर आपको जहां पे वो सारे सेक्शन नंबर दिए होते हैं ना, उसमें क्या लिखा होता? 137 में देखो क्या लिखा था मैंने। 137 में मैंने आपको कहा था, 137 में हमने क्या पढ़ा था? जरा 129 और 137 को साथ में पढ़े। 129 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए और बनाने के बाद उसको एजीएम में अप्रूव करवाए। जब तक शेयर होल्डर उसको अप्रूव ना करे, उसको हम आरओसी में सबमिट नहीं कर सकते। सर कौन सा सेक्शन कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम में रखा जाए? 129। एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर आरओसी में मम्मी को बताना जरूरी। देखो देखो मम्मी, पूरे साल भर में हमने क्या गुल खिलाया है। ऐसा कौन सा सेक्शन कहता है? 137। सर अभी 129 और 137 का क्यों आपने बीच में लाया है जब आप 130 पढ़ा रहे हो? 130 को पढ़ो। रीओपन यानी कि वो सबमिट कर दिया था 137 में, 129 में अप्रूव हुआ, 137 में सबमिट भी हो गया था आरओसी को। हर साल एजीएम के 30 दिनों के बाद में आरओसी को सबमिट हो जाता है। पर दोस्तों से भी एसएफआईओ, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जिनको लगता है कि सत्यम ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट कर दिए थे वो झूठे थे, उसमें सब कुछ फॉल्स था, कुछ भी ट्रू एंड मिसलीड किया गद्दारों ने। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया है वो पूरी तरह से झूठा है। मिसलीड कर रहे शेयर होल्डर को, मिसलीड कर रहे गवर्नमेंट को। रामलिंग राजू ने 13,000 ऐसे एम्प्लॉइज बनाए थे जो अस्तित्व में नहीं थे। उनकी सैलरी वो खुद इनकैश कर रहा था। भाई और बहनों, इसने बहुत बड़े कांड किए हैं। कंपनी का इसने प्रॉफिट को हमेशा ज्यादा बताया है। दोस्तों सर ये ऐसा ओवर स्टेटेड क्यों कर रहा था? ये मतलब जो टर्नओवर नहीं था उसको टर्नओवर बताता था। इतना सेल था ही नहीं सत्यम का जितना सेल वो दिखा रहा था। क्यों सर? ताकि उसका सेल मजबूत दिखे, प्रॉफिट ज्यादा हो, बैलेंस शीट और स्ट्रांग दिखे, ताकि लोग उसके कंपनी के शेयर्स को और परचेस करें। उसका ये गेम प्लान था। लोगों को फंसाया करता था। पैसे नहीं थे, एक्चुअल में पैसे नहीं थे। कंपनी खोखली थी, सिर्फ किताबों में पैसे थे, एक्चुअल में कुछ नहीं था। आरओसी में हर साल सबमिट होते गया। कुछ सालों बाद अगर लगने आया, अरे एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जब समझ में आ रहा है तो गलत हो रहा है, तो बताइए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करे हैं क्या उसको रीओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या झूठे सारे जो वाहियात जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कराना चाहिए चुपचाप रह के, या उसको रीओपन करके उसकी सारी तहकीकात करके उसके ऊपर सारा रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है? आप बताओ रीओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब हमको समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने सारा फॉल्स डेटा सबमिट किया है, कि हम चुपचाप सह ले? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 130 कह रहा है कोई बात नहीं साहब, एक काम करो, इसको रीओपन करवाओ, तहकीकात करवाओ, अंदर तक जाओ, देखो साले को क्या गलत काम किया है। वरना हर कोई आदमी अपना एक बार आरओसी में सबमिट कर देगा, मतलब सब हो गया। साहब गलत काम कर रहे हो। अगर वहां पे गलती से भी कुछ गलत नजर आया, अगर सेबी को कौन से लोगों को गलत, अरे इधर आओ सर, किसको समझ में आएगा गलत हुआ? कौन से लोग? मैं आपको दिखा रहा हूं। अरे इधर आओ मेरे पास आओ, जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। कम ऑन एवरीवन, देखिए साहब, ध्यान से देखिए। अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन इट्स बुक ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में लिखा नहीं, अनलेस एप्लीकेशन इज मेड बाय। कौन एप्लीकेशन करेंगे? इन चारों में से किन्होंने अप्लाई करना चाहिए? किसको करना चाहिए? ट्रिब्यूनल को या कोर्ट को। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है इसने टैक्स चुराया, वो जाके कोर्ट को बोल सकता है, कोर्ट
मुझे लगता है इसने बहुत गड़बड़ किया है, इसको आप ले लो। ऐसे नहीं ले लो साहब, उसकी तहकीकात करने के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो सबमिट की उसको खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना होगा। ये बंद हो गया क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लग सकता है सत्यम ने कांड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रिब्यूनल को बोल सकता है। अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज, यानी कि मैं आपको एक दिखा रहा हूं जिसका नाम है SFIO। सर आपने सत्यम दिखाया नहीं, बच्चों सुनने में आया कि आपने सत्यम को ऑलरेडी देखा है, तो मैं क्यों डबल बताऊं? सीरियस फ्रॉड, ओ माय गॉड। आपने CBI का नाम सुना होगा, ये कंपनीज एक्ट का CBI है। कंपनीज एक्ट में जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं ना, चाहे वो सहारा का कांड हो, चाहे नीरव मोदी का हो, चाहे सत्यम का हो, या तुम्हारे सबके फेवरेट दोस्तों किंगफिशर के ओनर विजय माल्या का हो, जब भी बड़े बड़े कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट लोग जब भी बड़ा बड़ा कांड करते हैं ना, वहां पे सेबी नहीं जाता, वहां पे CBI नहीं जाता। ये CBI का एक ब्रांच है जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्पोरेट एरिया में, कंपनीज में, धंधों में जब कोई ऐसे गड़बड़ करके लोगों को लूटने का प्रयास करते ना, ये जाके उसको बजाते हैं। उसका नाम है सीरियस फ्रॉड। सर कौन से सेक्शन में आता है? 212 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, CFL में पढ़ना। अगर इसको लग रहा है सत्यम ने गड़बड़ की है, वो भी अप्लाई कर सकता, किसको? कोर्ट को। CG भी कर सकता, इनकम टैक्स भी कर सकता, हाँ ये सब लोग कर सकते। सेबी यार, सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सारे लिस्टेड कंपनीज का पप्पा यही है। किसी भी को भी अपनी कंपनी को लिस्टेड करना होता है, यहां पे लिस्ट होता है। तो इनमें से किसी को भी लगता है कि अगर सत्यम ने गड़बड़ किया है, सत्यम ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हमें एक बार देखने तो हमें लगता है उसमें कोई झोल है, तो अप्लाई करेंगे कोर्ट को। कोर्ट फिर सारी बातों को देखता है, एनालिसिस करता है, और अगर उसको लगता है सही है ये सब कुछ जो है, तो फिर वो क्या करता है? दो बातें। इफ इट फील्स अकाउंट्स वर प्रीपेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अगर उसको लगता है सच में कोर्ट अपने तरफ से तहकीकात करता है और लगता है हाँ सच में फ्रॉडुलेंट मैनर में ये जो भी अकाउंट सबमिट किया उसमें कुछ झोल है, अगर ऐसा उनको लगता है तो खोलने के लिए अलाउ करेंगे। या फिर उनको लगता है कंपनी पूरी तरह से मिसमैनेज्ड है, ये जो भी है ना कंपनी कर रही कुछ और, बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा कुछ और, सबमिट कुछ और किया जा रहा है और कंपनी में हो रहा कुछ और, ऐसा अगर महसूस ट्रिब्यूनल को हुआ, कोर्ट को हुआ, ट्रिब्यूनल यानी क्या? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, अगर इनको ऐसा तो ये क्या करेंगे बताओ? ये क्या करेंगे? ये उसको और हां कह देंगे। हां कहेंगे यानी उसके बाद में ये चारों में से जिसने भी अप्लाई किया था उनको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोलने का मौका मिलेगा। फिर अंदर तक जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? उनको लगेगा ये ऐसा ऐसा इन्होंने बैलेंस शीट में गलत किया था, ऐसा ऐसा पेंडल में गलत किया, वो सारी चीजें रेक्टिफाई करेंगे और वापस से रीसबमिट करेंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो लोग इस सेक्शन को पॉजिटिव लेंगे वो क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स की क्या पावर है, सेबी के क्या पावर है, SFIO की क्या पावर है कि ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को खोल सकते हैं। पर मेरे जैसा इंसान इसको नेगेटिव बोल सकता है, क्या पावर नहीं इनकी, कुछ भी पावर नहीं है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, ये तभी कर सकते जब इनको ट्रिब्यूनल से परमिशन मिलेगी। यानी कि उसको पॉजिटिव लेने वाले क्या बोलेंगे? हाँ ट्रिब्यूनल को पूछ के वो खोल सकते हैं। मेरे जैसा नेगेटिव आदमी क्या, क्या यार तुम्हारे को इज्जत नहीं आ रहा हो, तुम मसाला किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं खोल सकते अनलेस यू टेक द परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। यानी कि दोस्तों इसको अधिकार भी कहेंगे, आप इसको ड्रॉबैक भी कहेंगे। ड्रॉबैक इस चीज का कि वो खुद से नहीं खोल सकते, अधिकार इस चीज का कि वो खोल सकते, जस्ट दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। बट अंडरस्टैंड करो, ये चारों को अगर कितना भी लगता है, अनलेस एंड अनटिल दे गेट द परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, दे कैन नॉट रीओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम ROC। ओके भाई और बहना, पर अगर मान लीजिए इन्होंने, कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें लगता है कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं है, हमें लगता है कंपनी में कुछ भी फ्रॉडुलेंट नहीं है, हम आपको रीओपन करने नहीं देंगे, तो दोस्तों जब भी मना करेंगे क्या देना चाहिए? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। यानी कि जिसने, हो सकता है सेबी ने अप्लाई किया होगा, तो सेबी को अपने आप में एक बात रखने का मौका देना चाहिए कि साहब ट्रिब्यूनल हमें मना मत करिए, आदमी बहुत दरिंदा है, इसके नापाक इरादों को आप नहीं जानते, ये घटिया आदमी है, आप नहीं जानते इसने कितने कांड किए, इसका पर्दाफाश होना जरूरी थी। अगर आप हां बोल रहे तो अच्छी बात है, ना बोल रहे तो दे शुड गिव, यहां पे लिखा ना प्रोवाइडेड बिफोर पासिंग सच ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेबी इनकम टैक्स, इनका एक बार उनको बोलने का, नहीं तो आपने बोल दिया नहीं नहीं, अरे तो उनको बोलने तो उनके पास में भी हो सकता है ना कुछ बोलने के लिए, तो दे शुड बी अलाउड टू स्पीक।
बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है राघव, हैप्पी बर्थडे। सभी लोग राघव के लिए हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। राघव का बर्थडे आज, सभी लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे राघव। अरे हैप्पी बर्थडे बोलो, आपके दोस्त का बर्थडे है आज, वर्चुअल बर्थडे। हैप्पी बर्थडे राघव। ओके, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राघव। चलो राघव, कहां से बेटा आप? मिस्टर राघव। चलो राघव का तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, अपन आगे बढ़ते। एक सवाल पूछा था अमन मिश्रा ने, मेरे दिल को छुआ है। अमन मिश्रा, मैं तुम्हारी आवाज जनता को सुनाना चाहता हूं। मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारा मैसेज चाहता हूं, जल्दी भेजिए मुझे, क्या बोलना चाहते हैं आप? अमन मिश्रा, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर डाउट। व्हाट्स योर डाउट बेबी? अमन मिश्रा, मैं इंतजार कर रहा हूं, आपका अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा है। आपने कुछ पूछा है, वो मुझे सवाल आपका बहुत पसंद आया। अरे कैसा अमन मिश्रा है रे, जवाब दे रहा नहीं। दोस्तों, अमन मिश्रा ने यहां पे सवाल उठाया है कि सर कंपनी गलत काम सबमिट कर दे, गलत तरीके से बैलेंस शीट सबमिट कर दे, आप जाके रीओपन करके उसको ठीक करा के दो। अरे ये ठीक है, ठीक तो हो जाएगा, पर जो लोग गलत सबमिट कर रहे हैं उनको कोई पनिशमेंट भी तो होना चाहिए। छोड़ दोगे उनको ऐसे? मतलब लोगों को आ गया अमन मिश्रा का सवाल। चलो सर, कंपनी को कभी पेनल्टी होगी क्या? जो कंपनी फ्रॉड की हुई है तो उसको पेनल्टी होगी क्या? अमन मिश्रा का यह सवाल है कि सर उनकी चीजें जो सबमिट की थी रीओपन करेंगे, आप अच्छा कर दोगे। 130 को समझ गए, वो ठीक है, एक बार का ठीक है, बट व्हाट अबाउट द पेनल्टीज? वैसे तो हर कोई कंपनी आके करो, सबमिट करो, फालतू वाली बैलेंस शीट, फ्रॉडुलेंट बैलेंस शीट सबमिट कर दो, बाद में रीओपन हुई तो देख लेंगे। भाई और बहनों, एक सेक्शन है ऐसे कामों के लिए, एक सेक्शन को बनाया है। अगर आपने कुछ गड़बड़ की ना, तो आपको इस तरह से गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करने के जुर्म में आपको पनिशमेंट होगी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए इधर। कहां पे है वो पनिशमेंट? आइए इधर, मेरे पास आओ। सर कहां पे? बोल रहा हूं ना, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। बिना तेरे न एक पल हो, यहां पे आपको देखना होगा। मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूं, जरा देखिए। मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया क्या भाई? ये जीएसटी कहां से खुल गया यार? यहां पे लिखा है, आपको पढ़ना होगा। जरा देखिए, several instances of falsification of books of accounts were noticed under the Companies Act, ये सब लिखा है। To overcome this menace, several measures has been taken in Companies Act 2013। 1956 के एक्ट में ये सेक्शन नहीं था जो जिसके बारे में बात करने जाऊंगा अभी, जहां पे लोग फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। One such measure in the insertion of section 130, 131 read with section number 447 and 448 in the न्यू कंपनीज एक्ट। सर ये क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? 130 read with section number 131 are newly inserted provision that prohibits the company from the suo motu opening its account। यानी कि अगर आपने एक बार 137 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट कर दिया, उसके बाद में अगर आपको खोलना है ना, तो आपको एनसीएलटी से पूछना होगा। आपके ये अंडरस्टैंडिंग में आना जरूरी है। सबमिट हम करते हैं, पर चेंजेस करने का राइट हमें डायरेक्टली नहीं, इट इज वी आर गेटिंग थ्रू एनसीएलटी। अनलेस एनसीएलटी, सर 130 और 131 में क्या फर्क है? 131 को भी हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ध्यान में सुनो। 130 में वो चाहते हैं, यानी कि सेबी चाहता है, यानी कि एसएफआईओ चाहता है, यानी कि सीजी चाहता है, वो चाहते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोले 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 खोले। हम नहीं चाहते थे वो खुले, उन्होंने खोलना है तो 130 में आना है। वो 130 में अप्लाई करेगा किसको? 130 में अप्लाई करेंगे किसको? एनसीएलटी को। पर मुझे खोलना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को खुद से, वो नहीं आए थे। अब सिचुएशन नंबर 2, वो नहीं, they did not want to open, I myself went।
I myself felt कि whatever document I have submitted to ROC, it is all falsified. I want to make changes in that. Can I do it? Can I do it? And I can do it. Only as per section number 131. Can you please read the section number 131? Come on, guys. Section number 131. Voluntary. Voluntary. वॉलंटरी यानी कि कंपनी अपने आप से बोलती है, एनसीएलटी मुझे अपने बुक्स को खोलने का अधिकार दे दो। यानी कि चाहे दूसरे खोलना चाहे तब भी एनसीएलटी की परमिशन लगेगी, हम खोलना चाहे एनसीएलटी, यानी कि एक बार रीओपनिंग की बात है, चाहे हम खोले चाहे वो करें, एनसीएलटी की परमिशन लेना बहुत, क्योंकि 1956 में लोगों ने 10-10 बार चेंज सबमिट किया, वापस निकालो, वापस करते, सबमिट कर, अरे भाई क्या लगा रे, तमाशा लगाए करे, समझो मैंने सबमिट कर दिया और आई गॉट टू नो रे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल मेरे पीछे पड़ी है। व्हाट आई डिड, यू नो, आई वेंट टू आरओसी, आई सेड आई वांट टू मेक चेंजेस, मैं चेंजेस कर दिया, इससे पहले कि इनकम टैक्स मेरे घर पे आ जाती। ऐसा नहीं चलेगा बॉस, वंस इट इज सबमिटेड, नो, यू हैव टू मेक चेंजेस आफ्टर द अप्रूवल टेकन फ्रॉम एनसीएलटी। अब एक बात सुनना, चाहे 130 की बात हो चाहे 131 की बात हो, देवी और सज्जनों, आपको एक बात समझना है, एक बात, अगर आपने फॉल्सिफाइड डेटा सबमिट किया था ना, उसकी जुर्म में आपको मिलेंगी सजा। यानी कि एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ये सेबी वाले और एसएफआई वाले इसको खोल के ठीक कराएंगे, पर जो उन्होंने गंदे गंदे सबमिट किए थे फॉल्सिफाइड, उनको सजा तो होना चाहिए। आओ देखते हैं, सजा है मौत। इसलिए आपको 447 भी आपको समझना जरूरी है। यहां पे लिखा था 130 131 को आपने 447 के साथ पढ़ना चाहिए। सर ये 447 में लिखा क्या है? आओ ना इधर आओ, अट्टे आओ, अरे इकडे या तुम्ही, समजून क्या काय मी बोलतोय, अरे समजा की सेक्शन नंबर 448 punishment for false statement. 448 says that if any return report certificate, सर हमको सेक्शन है नहीं है, क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे खुजली है पढ़ाने की। सर कहां है? फाइनल में। क्यों बता रहे हैं? ऐसे ही बताऊंगा ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बने, मुझे शौक है ऐसे पढ़ाने का। If any written report, certificate, financial statement, prospectus statement or other document required by or for the purpose of any of the provision this 2013 or the rules made thereunder, any person makes a statement which is false, यानी कि आपने जो भी चीज सबमिट की वो फॉल्स नजर आई, क्या लिखा? which is false in any material particulars or knowing it to be false, जो भी है गलत है। Thus every professional who gives signs attest, जिन लोगों ने ये सब काम किया है अंडर 2013 एक्ट विल बी पनिश्ड एज पर सेक्शन नंबर 447। यानी दोस्तों इसको पनिशमेंट होती है। इसलिए आज के बाद में ये मत समझना कि हम लोग जाके सिर्फ रीओपन करेंगे, रीओपन होगा वो अलग काम है, पर आपने जो फॉल्सिफाइड डेटा सबमिट किया ना उसकी वजह से आपको पनिशमेंट होगी एज पर सेक्शन नंबर 448। और 448 क्या करता है? आपको उतनी सजा होगी जितना 447 में लिखा हुआ है, पर इतना ही समझो कि पनिशमेंट होगी। ओके, आपको 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अगर मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। Reebok, India has been accused by SFIO for falsifying its books of accounts to the tune of INR 1400 crores by inflating its sales by INR 655 crores during 2007 से 11. Top executives were involved in this in order to get sales linked incentives and bonuses. दोस्तों इन्होंने इंसेंटिव पाने के लिए रिबॉक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के प्रॉफिट को बहुत इन्फ्लेट किया था। ऐसा एसएफआईओ को मालूम हुआ। एसएफआईओ ने बाय यूजिंग सेक्शन 130 उसको खोला, पर यह सब करने के जुर्म में 448 के हिसाब से रिबॉक के सारे टॉप नॉच लोगों को सजा हुई थी। यह आपको समझना होगा। ओके, सत्यम के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ सत्यम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर मैनिपुलेटेड बाय शोइंग नियरली 71.36 बिलियन फेक बिलिंग्स एंड कैश। कितना फेक चीज बताया? फेक, पूरा फेक।
सर बिलिंग मतलब अरे उनका सेल होता ही नहीं था, वो फिर भी दिखाते थे हमारा बहुत सेल हो रहा, हमारी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है। और एक दिन जब पत्ता खोला ये 1000 करोड़ का सेल दिखा रहा, सेल 50 करोड़ का भी नहीं है, पूरी धाप से कंपनी की शेयर्स नीचे गिर गए और जिन लोगों के पास में शेयर्स थे वो लटक गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, ये फॉल्सिफाइड डेटा सबमिट किया है, इसके जुर्म में इनको सजा तो होगी। पहली बात तो 130 क्या बोलता है, आप जाके खोल सकते हैं, तो सेबी ले लो, एसएफआईओ जाके उसको खोल के ठीक करा सकते हैं। पर जो इन्होंने गंदा काम किया, जो गंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया, उसके जुर्म में उनको सजा होगी एज पर सेक्शन 447 एंड 448। यहां पे दिव्या ने एक सवाल पूछा है। दिव्या का मानना है कि सर वो खोलेंगे 130 में तो अच्छा लगता है, वो ठीक है, उनको डाउट आ गया। हम क्यों करते हैं ऐसा, हम खुद से जाके क्यों करते हैं, हम खुद से रिवाइज क्यों करते हैं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। अभी आपको 130 और 131 में 130 और ये सब कुछ चीजें समझ में आएगी। मैं एक काम करता हूं, आगे बढ़ता हूं, एक बार इसको देख लीजिए। हमारा 130 सेक्शन हो गया, वी आर डन विद सेक्शन नंबर 130। एक बार जरा पढ़ लीजिए क्या हुआ। सेबी को, सीजी को, एसएफआईओ या फिर कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इनको लगता है कुछ फॉल्स डेटा सबमिट किया आरओसी में, उसको वो रीओपन करना चाहते, उनको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एनसीएलटी को लगता है पूरा मिसमैनेज्ड है, पूरा फ्रॉडुलेंट काम चल रहा है, वो आपकी बातों को सोचकर उसको हां कहेंगे। एक बार हां बोलने के बाद ये सारे लोग, इनमें से जिसने भी अप्लाई किया होगा, उसको रीओपन करेंगे। पर अगर गलती से इसको रिजेक्ट किया होगा तो इन सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करना चाहिए, यानी कि इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना। कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार इनसे बातचीत करना चाहिए, आखिर भाई तुम्हारा क्या बोलना है, क्या इसके ऊपर स्टैंड है। ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म है। 130 ओवर। मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहा है, मेरा हैप्पी बर्थडे तो 5 मार्च को हो गया। दिस इज नॉट माई हैप्पी बर्थडे। Okay, ladies and gentlemen, can I proceed further? Can I proceed further, guys? I'm moving on section number 130. सर आप 130 पढ़ा दिया आपने, वापस क्या पढ़ाएंगे? एक बार देख लीजिए साहब, आईसीए ने ऐसा कुछ लिखा है जो हमने नहीं पढ़ा है। A company shall not reopen, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल को क्या लगना चाहिए, ट्रिब्यूनल क्या सोचता है, अगर अंडरलाइन करो यहां पे, ट्रिब्यूनल को लगना चाहिए फ्रॉडुलेंट है, अंडरलाइन। ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी पूरी मिसमैनेज्ड हो गई है। ट्रिब्यूनल को फील होना चाहिए फ्रॉडुलेंट है, और ट्रिब्यूनल को यह फील होना चाहिए कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। उस केस में उनको वो हां कह सकते हैं, रीओपन करो। Serving of notice to the provided that the court of the tribunal, as the case may, we shall give notice to the central government, income tax department, CB, or any statutory regulatory body, example SFIO, or authority concerned or any other person concerned, and shall take into the consideration the representation. यानी कि हाँ या ना फैसला सुनाने से पहले जब ट्रिब्यूनल इसके हाँ या नहीं का फैसला सुनाएगा, इन सबको बुला के उनका भी ओपिनियन एक बार सुन लेना जरूरी है। If any made by the government or the authority, SEBI or body authority concerned or other person concerned before passing, ठीक है। तो जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको आपने एक बार नोटिस देके बुलाकर ही आपने फैसला देना चाहिए। रिवाइज अकाउंट शाल बी फाइनल, एक बार अकाउंट रिवाइज, साहब ये रोज रोज का तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, वो एनसीएलटी। आप बोलेंगे सब वो पिछले बार जो रिवाइज हुआ था वो थोड़ा रहेगा, मुझे और एक बार मैं अप्लाई तो थोड़ा है, वो कहता है मजाक। एनसीएलटी का लेवल जानते हो, हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट जैसा है। रोज रोज जाके बोलेंगे साहब मैं वो लास्ट टाइम जब मैं रिवाइज करना थोड़ा भूल गया, थोड़ा अभी करता, थोड़ा अगले साल। भाई कम ऑन, एक बार फाइनल हुआ ना तो फाइनल है, नो नीड टू मेक फर्दर चेंजेस, ओके, इट हैज टू बी फाइनल। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट। कितना पीछे जा सकते हैं, जितने बुक्स पढ़े उतने ही पीछे जाएंगे ना, और क्या उसके अंदर चले जाएंगे। कंपनी 8 साल तक की किताबें रखती है, तो कितना पीछे जाएंगे, कितना खोल खोल के देखेंगे, रीओपन कितना करेंगे। आपने बैलेंस शीट खोली 8 साल पहले की, तो 8 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसलिए आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। बोला मैं 25 साल पीछे जाऊंगा, भाई 25 साल का डेटा ही नहीं, तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे अच्छा क्या बुरा क्या है। इसीलिए कंपनीज Act to section number 128 says that companies required to maintain books of accounts for 8 years। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको रीओपन करना भी है
तो 8 साल के पहले तक की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन वो कर सकते हैं, उससे पहले के नहीं कर सकते, यहां पे लिखा हुआ है. Provided that where the direction has been issued by the central government under the proviso of subsection 5 of section 128 for keeping the books of accounts for the period longer than the 8 years, the books of accounts may be ordered to be reopened within such longer period. समझा क्या? अरे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवर मेंटेन हो तो वो ठीक है, पर आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देखकर बनती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर बनती है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास में? बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए ना. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन कैसे करेंगे अगर मान लो उसका बेस ही नहीं है? तो बेस तो चाहिए ना उसको, वो सही के गलत ये साबित करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए ना. इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर 8 साल तक मेंटेन है तो आप 8 साल तक ही पीछे जा सकते हो. अगर फ्रॉड 8 साल के बाद डिटेक्ट हुआ तो कुछ नहीं कर सकते आप. समझ जाना, आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई. ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है. आगे बढ़ो दोस्तों. इन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी का, मान लो सत्यम का तहकीकात चल रहा है और सत्यम कंपनी को बोल दिया भाई काम करो तुम 15 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, तो उस केस में ये 15 साल तक पीछे जा सकते हैं. जिसको ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा होगा 128 सेक्शन के हिसाब से कि यू आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स फॉर मोर देन 8 ईयर्स, और उसको बोला होगा 15 साल तक तो मेंटेन करो, तो उस केस में रीओपनिंग 15 ईयर्स तक जा सकती है. अरे कौन है रे? ये सिद्धार्थ कहां से आया रे? अरे तू पागल हो गया क्या रे? ओए, ये सिद्धार्थ का क्या सवाल है? तुम देखे कि तुमको देख के टेंशन आ जाएगा. ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कैसे फॉल्स और रॉन्ग स्टेटमेंट सबमिट कर सकते? उन्होंने थोड़ी ना सबमिट किया भाई. अरे भाई कंपनी ने सबमिट किया है 137 में. पागल हो गया है बच्चा. अरे वो तो नालायक. अरे कब से पढ़ा रहा हूं रे मैं, 1 घंटे से सेक्शन पढ़ा रहा हूं, ये अभी मुझे बोल रहा है सीजी और सेबी. ध्यान नहीं है तेरा? सेबी सबमिट कर रहा है. सेबी ने सेक्शन नंबर 137 ने कंपनी ने सबमिट किया था आरओसी में. बाद में सेबी को डाउट आया, सीजी को डाउट आया, तब जाके उन्होंने अपील किया कि खोलो इसको वापस. आ गया मेरी मौत का तमाशा देखने. तो मला राग येतोय, राग. उसका क्वेश्चन रीड किया मैंने. क्या रीड करूं क्वेश्चन? सर हाउ सीजी सेबी नो कंपनी फर्निश्ड रॉन्ग. अच्छा, आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा है तो. अरे भाई कंपनी ने, आई एम वेरी सॉरी, वो गलत स्टेटमेंट में पढ़ा था. अंडरस्टैंड करो दोस्तों, सेबी को कैसे समझ में आएगा? सेबी और सीजी को कैसे समझ में आएगा? यार कॉमन सेंस यार, उनका काम है ये. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे समझ में आएगा? हर कोई बार जब आरओसी को फाइल करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी फाइल करते हैं आप. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स कैसे कैलकुलेट? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत करते हैं, इसलिए तो उनको तो पता ही होता है. दूसरी बात, सेबी को कैसे पता? बिकॉज जो लिस्टेड कंपनी होती है उनकी बैलेंस शीट सेबी पे भी सबमिट होती है, तो उनको पता ही चलने वाला ना भाई तुमने फॉल्स किया कि अच्छा किया. ओके, सॉरी भाई, सॉरी. आपको मैंने नालायक कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई. मुझे लगा आपने सवाल कुछ ऐसे पूछा है, माफ करें मुझे. ओके, आगे बढ़ेंगे. एक बात में, ये देखो, ये सब पूरा जो हमने पढ़ा था ये पूरा एक चार्ट है, ऑसम चार्ट है. जरा एक बार देख लीजिए, इतना ही चार्ट है. कौन एप्लीकेशन कर सकता है? इतने सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं. किसको कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल को कर सकते हैं. ओके, इतने लोग ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं. और ट्रिब्यूनल को फील होना चाहिए वो मिसमैनेज्ड है या वहां पे फ्रॉड हुआ है. अगर उनको लगता है ऐसे, हां बोलने से ना बोलने से पहले उन्होंने इनको एक बार बोलने का रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देना चाहिए. फिर वो ऑर्डर पास करेंगे और ऑर्डर पास होने के बाद में वो रिवाइज करेंगे. रिवाइज एक बार जो करा फाइनल रहेगा और पिछले 8 साल पहले तक का जाके ही वो रिवाइज कर सकते हैं. आई एम वेरी सॉरी भाई, वो जो भी बच्चा था. ओके, रेगुलेटरी आगे. अब सेक्शन, ओ बेबी व्हाट इज दैट? सेक्शन नंबर 130 एंड 131 में डिफरेंस क्या है? आप सभी को लिखना होगा जो मैं बोल रहा हूं. 130 को इधर लिखो, 131 को उधर लिखो. लिखना चालू करो, एक चिट्ठी लगाओ. जल्दी से चिट्ठी लगाओ, टाइम नहीं अपने पास. यार पे गुरबा है सभी, यारी मदद आली, यारी ये मेरी जाए जिंदगी.
आपको चिट्ठी लगाने बोला है, एक साइड में 130 लिखो, एक साइड में 131 लिखो। आप दोनों की हेडिंग लिखो, जो आपके बुक में लिखे हेडिंग लिखो जल्दी से, टाइम नहीं है सर। दोनों के नाम ये इतना लिखो, आपको नाम में ही काफी गहराई है। दोनों में भी रीओपन करना ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रीओपन होगा। यहां पे देखो क्या लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो। न एक पल हो न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से, हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं ये हंसती यारी, रहम आली यारी, यार बेगुरबा है सभी। ओके, अब लिखे, कहां पे लिखेंगे? इट इज डन वॉलंटरीली बाय कंपनी इटसेल्फ। कहां पे लिखेंगे? इट इज डन बाय वॉलंटरीली, इट इज डन बाय वॉलंटरीली, इट इज डन वॉलंटरीली बाय कंपनी इटसेल्फ। ऐसा कहां लिखेंगे? 131 के नीचे। इट इज डन वॉलंटरीली बाय कंपनी इटसेल्फ, ऐसा 131 में लिखेंगे आप। और 130 में it is done after application was made by, it is done after application is made by SEBI, income tax, CJ or any other stat body, any other statutory body. राज समर बेटा, आपका पर्सनल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये सबका नहीं है। क्वालिटी कम कर दो। ओके, एक बात, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या खोलना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोलना है। एक बात मैं पूछूं आपसे, दोनों में दोनों इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू टेक द परमिशन फ्रॉम एनसीएलटी। लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनसीएलटीज परमिशन। उधर भी लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनसीएलटीज परमिशन। दोनों तरफ लिखना जरूरी है। जब तक एनसीएलटी का परमिशन नहीं होगा तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। ओके गाइस, ओवर। इस चैप्टर का वेटेज कितना होगा? मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस चैप्टर का वेटेज 6 से 8 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में होता है। इसके बाद जो ऑडिट आएगा उसका वेटेज भी 6 से 8 के लिए होगा। उसके बाद में जो IOS आएगा वो 6 मार्क के लिए, यानी कि जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको वो 30 मार्क के लिए एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं पूछूं आपसे, एक बात मैं पूछूं, मुझे बोलना है, मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। ये सेक्शन तो हमारा हो गया, वैसे ध्यान से देखिए। कौन है? मुकेश जी। आप सभी जानते हो सेक्शन नंबर 131 में वॉलंटरीली कंपनी के डायरेक्टर खुद कहते कि हे एनसीएलटी, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया था ना 129 में, हमने जो 129 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, या 134 सेक्शन में हमने जो बोर्ड रिपोर्ट बनाया था, 129 में हम लोग कैसा बनाते हैं? जैसा फैट ने कहा, वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, सॉरी वो शेड्यूल 3 में होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, और ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ऐसा 129 कहता है।
और 134 में हम लोग क्या बनाते हैं, बोर्ड रिपोर्ट। सर ये बोर्ड रिपोर्ट क्या है, अभी वो सेक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर अभी उसका एक झलक दिखाता हूं। पूरे साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या काम किया वो बोर्ड रिपोर्ट में लिखा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखते हैं, उन्होंने सच्चाई के साथ में उसको लिखना चाहिए, आरओसी को सबमिट करना चाहिए। तो जब 137 की बात करते हैं तो एजीएम होने के बाद में चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो चाहे बोर्ड रिपोर्ट, इसको सबमिट करा जाता है। और सबमिट करने के बाद में इनको ऐसा लगता है कि ये जो हमने सबमिट किया था वो जैसा फैक्ट में लिखा था वैसा नहीं हुआ। हो सकता है उनको ये महसूस अगर अपन ने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं किया, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने गलत फॉलो किया, अरे हमने ट्रू एंड फेयर नहीं किया। इस तरह से जब उनको महसूस होता है, या फिर उनको महसूस होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिपोर्ट में जो 134 ने लिखा था वैसा हमने नहीं किया, ऐसा उनको खुद ही को महसूस हुआ, वो खुद ही गए कहां पे, वो गए एनसीएलटी के पास में। वो कहां गए, वो गए एनसीएलटी के पास में, अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल्स टेकन, और तब जाके वो पिछले 3 साल तक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि कोई और बोलेंगे तो उनको 8 साल तक पीछे जाने का राइट दिया। हमें अपनी गलती सुधारने का अधिकार सिर्फ 3 साल तक ही दिए। यानी कि अगर करंट ईयर 16-17 चल रहा है तो आप 13-14 की बैलेंस शीट को चेंज कर सकते हो, 14-15 की कर सकते हो और 15-16 की कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। भाई और बहनों, अगर 16-17 करंट ईयर चल रहा है तो 15-16 है, 14-15 ना, एंड 13-14 3 साल के हम कहेंगे उसके पीछे नहीं। 3 साल से आप क्या सो रहे, क्या अगर आपको 3 साल में आपकी गलती का एहसास नहीं हो आप क्या कर लोगे, आप मजाक लगा रखा है क्या? यू शुड चेंज योर मिस्टेक, यू शुड ट्राई टू चेंज योर मिस्टेक, यू शुड रेक्टिफाई योर मिस्टेक विद इन 3 years ऑफ द सबमिशन। समझ गए? यानी कि अब इस साल 16-17 है तो आपने 13-14 को बैलेंस शीट की थी, वो आप चेंज कर सकते हो। आपने 14-15 में सबमिट की थी, उसको चेंज कर सकते हो। और जो 15-16 की बैलेंस शीट को आप चेंज कर सकते हो। उसके पहले 12-10, 10-11 उनकी सब चेंजेस आप नहीं कर सकते। ही में रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, और जाके पर ये तभी होगा जब ट्रिब्यूनल ने हाँ कहा। ट्रिब्यूनल ने नोटिस देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटी को, सेबी को। एक बात मैं पूछूं आपसे, आपने हाल ही में हर्षद मेहता के बारे में सुना होगा, उनके ऊपर वेब सीरीज भी लॉन्च हुई थी। हर्षद मेहता का जब बुरा समय चालू होता है ना, उसको जब समझता है अपन ने बहुत गंदे गंदे काम किए हैं, अब 11 मुल्कों की पुलिस हमें ढूंढ रही है। सेबी से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सब लोग हमारी तहकीकात करने के लिए आने ही वाले हैं। इसके पहले की वो आते, वो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आने से पहले ही जाके अपनी बैलेंस शीट को चेंज कर देता, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करने की सोचता। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जब भी चेंज करने का बोला गया, जब भी चेंज करने के लिए बोला जाता है तो ट्रिब्यूनल क्या करता है, बोलेंगे ठीक है मैं आपको अलाउ करता हूं, पर एक बार मुझे रिस्पेक्टिव सब लोग को इन्फॉर्म करने दो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें नोटिस मिला है इसलिए तुम चेंज कर रहे हो, कि ऐसा तो नहीं तुम्हें डर लग रहा है कि तुमने जो फ्रॉड किए वो बाकी लोगों को मालूम चल जाएंगे। हां, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेबी, एसएफआई सबको इन्फॉर्म करेंगे ये मुकेश जी आए अपनी बैलेंस शीट को चेंज करना चाह रहे, कहीं कुछ चल रहा है क्या, कुछ मैटर है क्या? इतने साल में तो 1 साल हुए, 2 साल, अभी नहीं अचानक से कैसे आ गए रे? हाँ, कुछ है क्या, कुछ तो गड़बड़ है कि ऐसा तो नहीं? उन्होंने नोटिस भेज दिया, तुम डर के मारे यहां पे आ गए, ऐसा है। उसके बाद में द रिवाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट शैल नॉट बी डन मोर देन वंस इन अ ईयर। एक बार आपने चेंज कर दिया, उसको चेंज ना करें। वो मैं बताता हूं आपको। रीजन फॉर डिविजन शैल बी डिस्क्लोज्ड। आखिर आपने जो एग्जाम्पल लिखते हैं, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत पढ़े। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर कोई अकाउंटिंग करने का एक तरीका होता है। हो सकता है इन्होंने अकाउंटिंग करते समय उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उल्टा कर दिया था। अब जाके आप बोल दो साहब ऐसा ऐसा हुआ था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मुझसे गलती, मेरे अकाउंटेंट से गलती, नाउ आई वांट टू मेक चेंजेस। ट्रिब्यूनल सबको इन्फॉर्म करेगा, इनकम टैक्स, सेबी, सीजी सबको करेगा। उन्होंने बोल दिया सब करने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो इनको अलाउ कर देंगे। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में, यहां पे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में उनको ये लिखना पड़ेगा आखिर जो हमने 131 के हिसाब से जो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया है, आखिर उसकी वजह क्या थी, व्हाट वाज द नेसेसिटी, ताकि सारे शेयर होल्डर को पता चले कि पहले क्या बैलेंस शीट हुई थी, फिर अभी क्यों बैलेंस शीट हुई, और आखिर उसकी वजह क्या थी। ओके,
ओके ओके, एक बार फिर से सुनना चाहेंगे आप तो मैं बोल दूंगा। बहुत ही इजी था। आई थिंक 130 के बाद में 131 को समझना बहुत आसान है। इतना ही है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वॉलंटरीली चेंज करना चाहते हैं। कितने साल तक पीछे जाएंगे? 3 साल तक। किसको अप्लाई करना पड़ेगा? एनसीएलटी को। कौन जाएगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब जाएंगे? जब उनको महसूस हुआ 129 में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं किया, 134 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट जैसे चाहिए था वैसे नहीं हुए, जाके अप्लाई किसको किया? अप्लाई किया एनसीएलटी को। एनसीएलटी सारे फलाना डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा। अगर उनके साइड से कोई ऑब्जेक्शन है तो इसको अलाउ करेंगे चेंज करने के लिए। समझ में आगे? ओके, कॉपीज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट मेंबर, ये सब लिखा है। ओके, ये बिल्कुल दीक्षा यादव का जो सवाल है बेटा, आपके सवाल के जवाब की ओर मैं आ रहा हूं। जस्ट एक बार मुझे थोड़ा सा कुछ बोलने का मौका दीजिए बस। ओके, तब तक अभी सुन सकते हैं। हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं। ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों। Hey guys, welcome back. आपके सामने कुछ लिखा है। An application under section number 131 of the Companies Act was filed by Om Shakti agencies before tribunal for the rectification of the financial statement of return. In this said case, central government was not impleaded as a party respondent but the appellant, regional director, Southern Regional, ये सब लिखा है। The case was heard. Order under section 131 was passed on 27 March 2018 with the following observation. ये लिया था, counsel for the IT department present, counsel for ROC also present, ये सब लिखा है। The registry was directed to issue the notice, ये सबको नोटिस दिया गया था, pursuant to which counsel of the petitioner has delivered the notice by hand, ये सब लिखा है। Till date no objection has been filed by, समझा क्या? और जब उसके चेंजेस करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस करना थे तो ट्रिब्यूनल ने इन सबको नोटिस दिया, रीजनल डायरेक्टर को दिया, आरओसी को दिया, आईटी को दिया, पर अभी तक उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। दिस फैक्ट हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर एंड इन स्पाइट ऑफ अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी द काउंसिल ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट हैज नॉट फाइल्ड द ऑब्जेक्शन इवन आफ्टर पासिंग द कंडीशनल ऑर्डर। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया। इट अपीयर्स ऑन द कंडक्ट that they are not interested to file the objection, therefore their right of filing the objection stand forfeited. Heard the counsel, the petitioner pursued the application along with the record, keeping in the view facts. ये आप कहने से क्या पड़ा, इतने ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं ना तो एनसीएलटी को इन सबको इन्फॉर्म करना जरूरी है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उनको लगता है तो दे शुड टेक ऑब्जेक्शन। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं देते तो एनसीएलटी को लगता है इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दे मूव फर्दर इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 131 permit the petitioner to replace the original financial statement for the year ended and as filed before this देखा कि MCA 21 में 11/5/2017 को जो उन्होंने फाइल किया था, 11/5/2017 को जो उन्होंने फाइल किया था एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर उनको रिवाइज करने का चांस दिया गया, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था कौन से उसके बाद में, कब अप्लाई, कभी तो अप्लाई किया होगा, उन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है ना, विद द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अप्रूव्ड, यानी कि उन्होंने रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करके अपलोड कर दिया। अकॉर्डिंगली द अप्रूवल इज ग्रांटेड टू द कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अटैच, ये सब लिखा हुआ है। भाई आपको ये केस स्टडी बताने का इतना ही मेरा मतलब है, वो ये मतलब है कि जब भी कभी ऐसा कुछ होता है ना तो आप एनसीएलटी के पास जाओगे, एनसीएलटी इन सबसे पूछेगा और अगर इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई
तो ये लोग क्या करते हैं, जाके वहां पे सबमिट कर देते हैं। इज दैट ओके गाइस? ये है उसका रियल लाइफ एस्पेक्ट। अब आगे बढ़ना जरूरी है। अब मैं आपके बुक से पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। 131 यह हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इफ इट अपीयर्स प्रिपरेशन ऑफ द रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज रिपोर्ट ऑन द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, कौन करेगा अपील? ये अप्लाई कौन करेगा? डायरेक्टर अप्लाई करेगा। कब? जब उनको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 के हिसाब से नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट 134 के हिसाब से नहीं, दे में प्रिपेयर रिवाइज, और रिवाइज बनाएंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रेसिडिंग। 3 प्रेसिडिंग समझ गया होगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल on an application made by the company in such a form and manner as may be prescribed, and the copy of order passed by the tribunal shall be filed with registrar। यानी कि रजिस्ट्रार में क्यों सबमिट करना चाहिए? बिकॉज हमें वापस से अगर रीओपन करना है, जो रेक्टिफाई करके कहां अपलोड करना चाहिए? आरओसी को। इसलिए आरओसी के पास जब हम लोग रिवाइज लेके जाएंगे तो आरओसी क्या बोलेगा, भाई तुम डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते हो, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ व्हाट? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी को लगता है सच में इन्होंने 129 में गड़बड़ की थी, 134 में की थी, और इन्होंने बाकी सबको भी नोटिस दी और उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो एनसीएलटी इनको एक ऑर्डर देगा। वो ऑर्डर हम लोग आरओसी को सबमिट करेगा और आरओसी फिर क्या करेगा? मुकेश अंबानी को फिर से एक बार बैलेंस शीट सबमिट करने का मौका देगा। आगे Section 131 deals with the revision of financial statement of the board report as the case may be on voluntary in the opinion of the board directors, unlike section अनलाइक क्यों लिखा? लाइक अनलाइक बोलते वहां पे वॉलंटरी नहीं था। 130 में लोग बोल रहे थे इसलिए हमने किया था, लोग बोला था इसलिए रिवाइज हुआ। 130 में हम लोग खुद बोल रहे हैं। सर एक बात बताओ, कोई कंपनी खुद से क्यों जाती है? भाई टाइम अंडरस्टैंड करो। अगर हमने रेक्टिफाई नहीं किया और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे लग जाएगी, अंडरस्टैंड करो, बाद में सेबी आपके पीछे लग जाएगी। आपको पता है मैंने कांड किए और बाद में भाई लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स रिवाइज क्यों करते हैं? उनको मालूम है अगर मान लो मैंने टैक्स रिवाइज नहीं किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम हो गया तो बजाएंगे मेरे, इसलिए वो डर के मारे लोग रिवाइज कर लेते। वैसा है। Provided that the tribunal shall give notice to the central government and the income tax department authorities and also shall take into the consideration their representation। उनको भी एक बार बता दो भाई ये लोग बोल रहे आपका कुछ आपत्ति तो नहीं। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द रिवीजन, ये वाला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर एक बार वॉलंटरी से चेंज करने को अप्लाई किया, सब हो भी गया, देन अगेन सीजी एंड सेबी को लगा नहीं, हाँ सेबी एंड सीजी को कभी भी लग सकता है। ओवर 131 में हमने रिवाइज कर दिया, उसके बाद में 130 से वो लोग वापस रिवाइज करा सकते हैं उसको, ऑफ कोर्स करा सकते, क्यों नहीं? उनका राइट थोड़ी ना रेस्ट्रिक्ट करेंगे। 131 किया इसका मतलब ये नहीं कि 130 नहीं कर पाएंगे। अगर 131 में हमने वॉलंटरीली चेंज किया, बाद में उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये कुछ हमको कुछ रीओपन करना है, हमें लगता है कि इसमें कुछ अभी भी फ्रॉड बाकी है, तो हो सकता है। द अबव प्रोविजन स्टेट्स दैट व्हेन अ कंपनी हैज रिवाइज्ड, एक बार ऊपर से पढ़ता हूं, provided further that such revised financial statement or report shall not be prepared or filed more than once in a financial year। यानी कि आप अभी 16-17 में हो और आपने 15-16 का रीसबमिट करना है, तो 15-16 का एक बार आपने रिवाइज करके अपलोड कर दिया, इसी साल में आप वापस दूसरी बार नहीं कर सकते। अगर आपको उसके अंदर चेंज करना है आप अगली बार कर सकते हो। ये यहां पे लिखा है रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। समझ गया? आपको मुझे बोलना अभी 16-17 चालू है, पर 15-16, 14-15, 13-14 में जा सकते हैं। पर अगर 15-16 को आपने इस साल रिवाइज करने का सोचा, आपने कर दिया और आप 2 महीने बाद वापस 15-16 करना चाहते हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। Explanation: The above provision states that when the company has revised its financial statement or the board report pertaining to any of the 3 financial years preceding, then such a revised financial statement or board report, as the case may be, shall not be revised again for the period it has been so revised। Okay, understood this? आगे रीजन फॉर द रिवीजन टू बी डिस्क्लोज, कहां पे डिस्क्लोज होना चाहिए? बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज होना चाहिए। लिमिट्स ऑफ रिवीजन, लिमिट्स किसके लिखा है उसके अंदर? आपको जो रिवीजन करना है वो 134 और 129 के बारे में होना चाहिए। यहां पे लिखा है जो भी रिवीजन कर रहे हो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी गलतियां की, आप सारी गलतियों को सुधार नहीं सकते। जो गलतियां 134 और 129 के लिए संबंधित है, 129 यानी कि फैट में कुछ गलती करी वो रिवाइज कर सकते हो। 134 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में कुछ चीजें चाहिए जो 134 ने लिखा है वैसे आपने कि वो चेंज कर सकते हो, इसके अलावा आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ओके हे गाइस, 130 and 131 is over।
130 and 131 is over. It's time to move on section number 137. आज का लास्ट सेक्शन, उसके बाद में क्लास खत्म. We are moving on section number 137. तू चाहिए शाम और सुबह. तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ. तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ. हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ. मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके. कहने को बाकी है क्या कहना था. Hey guys, welcome back. We are moving on section number 137. आखिरी सेक्शन 10 मिनट के लिए, that's all. Come on. दोस्तों, आपने एक बात समझना बेहद जरूरी है. इसके पहले मैं आगे जाऊं, एक बात, ये सब देख लीजिए आप, ये सब देखिए. इसको देखने से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी. आपको सबसे पहली बात तो समझना चाहिए कि जिंदगी में होता क्या है. 129 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. बनाने के बाद में उस सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव करने के बाद उसको ऑडिटर के पास दिया जाता है ताकि ऑडिटर उसका ऑडिट करे. फिर ऑडिटेड बैलेंस शीट जो हो जाती है, उस ऑडिटेड बैलेंस शीट को बाय यूजिंग सेक्शन नंबर 136 मीटिंग के 21 दिन पहले हर कोई शेयर होल्डर को ऑडिटेड बैलेंस शीट भेजी जाती है ताकि मीटिंग जिस दिन हो वो पढ़कर आए, ताकि कुछ बोलने लायक रहे. फिर 129 सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसको मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है, अप्रूवल लिया जाता है. एक बार अप्रूवल हो जाए 137 के हिसाब से उसको आरओसी में सबमिट किया जाता है मीटिंग होने के 30 दिनों के अंदर. एक बार सबमिट हो जाए, फिर सेक्शन नंबर 130 और 131 के मुताबिक 8 साल या 3 साल रिस्पेक्टिवली हम लोग रिवाइज कर सकते हैं. यानी कि आपको सेक्शन की महिमाएं मैं बता रहा हूं. सबसे पहले क्या होता है, अंडरस्टैंड करिएगा. सबसे पहले कंपनी का जो अकाउंटेंट होता है ना, वो बैलेंस शीट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है एज पर सेक्शन 129. फिर उसका डायरेक्टली ऑडिटर ऑडिट नहीं करता. उसका ऑडिट करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है ठीक है, हमने अप्रूव कर दिया, ये बैलेंस शीट हमें मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो बैलेंस शीट हां कही है, उसको ऑडिटर के पास दिया जाता है ताकि वो उस बैलेंस शीट का ऑडिट करे. फिर वो जो ऑडिट करके जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है ना, वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 136 का हेडिंग पड़ेगा. (136) में लिखा है राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक बार ऑडिटर ने, देखो स्टेप नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया, नंबर 3 ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया. अब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ने देख ली है,
अब वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर कह रहा है कि मैंने इस कंपनी की सारी बैलेंस शीट देख ली, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी हां बोल दिया था, मेरे को भी लगता कुछ इसमें फ्रॉड नहीं है, ये रही आपके पास, कंपनी के मालिक आप हो, आप एक बार देख कर आओ, बिकॉज आपको एजीएम में आना है। एजीएम के 21 दिन पहले 136 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको भेजना चाहिए, शेयर होल्डर को और सारे स्टेक होल्डर्स, ताकि वो पढ़े समझे। फिर एजीएम होती है, एजीएम के अंदर 129(2) कहता है ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सब लोग उसके ऊपर कमेंट करना चालू करें, अप्रूव करें, डिस्कशन होता है। लोगों को 21 दिन पहले क्यों भेजते हैं, ताकि लोग स्टडी करें, उनको कुछ डाउट आए तो पूछे समझे। एक बार जो बैलेंस शीट अप्रूव हो जाती है ना जनरल मीटिंग में, एज पर सेक्शन 137, एक बार वो बैलेंस शीट अप्रूव हो गई ना एजीएम में, तो उसके 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, देखो आज मीटिंग है, 21 दिन पहले शेयर होल्डर को भेजो, ऐसा 136 कहता है। एजीएम होने के 30 दिन के अंदर आपने आरओसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हे आरओसी, हमारी मीटिंग हुई थी और ये ऑडिटेड बैलेंस शीट सारे शेयर होल्डर को भी पसंद है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग 30 दिनों के अंदर उसको आरओसी में सबमिट करते ताकि आरओसी को भी समझे पूरे साल भर में हमारी कंपनी ने कौन से काम किए और वो क्या क्या गुल खिलाए, कितना प्रॉफिट किया और कितना सब कुछ किया, ये सारी बातें आरओसी को भी पता होना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है? अब लिखो फटाफट जो मैं कह रहा हूं, जल्दी से लिखो। स्टेप नंबर 1 सभी लोग लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 1 जल्दी से लिखो। मे एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, नोटिफिकेशन आ गई है। अच्छा, क्या नोटिफिकेशन आई हमको भी बता दो। पोस्टपोन की आ गई, कितने देर का पोस्टपोन होगा भाई? जून में कर दिया क्या उन्होंने? जून में चलो, आपसे मेरा सवाल है, स्टेप नंबर 1 लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 अप्रूवल ऑफ बीओडी। स्टेप नंबर 2 अप्रूवल ऑफ बीओडी। अप्रूवल ऑफ बीओडी। स्टेप नंबर 3 ऑडिट। स्टेप नंबर 3 ऑडिट। ये बेटा इसका थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 4 आप बताएं क्या होगा, अब ऑडिटेड हो गया। स्टेप नंबर 4 136, सेक्शन नंबर 136। स्टेप नंबर 4 सेक्शन नंबर 136 डैश सेंड टू द शेयर होल्डर। सेंड टू द शेयर होल्डर ऑडिटेड बैलेंस शीट। सेंड टू द शेयर होल्डर। ये किसके अंदर नहीं लिखना, एक चिट्ठी लगाना है और वहां पे लिखना है। किसके अंदर अंदर नहीं, ये जो अलग से बना रहे हैं अब लिख रहे हैं कहीं तो, और वहां पे चिट्ठी चिपकाना है सेक्शन नंबर 136 के पास में जो मैं लिखवा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया। स्टेप नंबर 3 ऑडिट हुआ। स्टेप नंबर 4 सेंड टू द शेयर होल्डर 21 डेज बिफोर एजीएम। 21 डेज बिफोर एजीएम। फिर अब लिखो स्टेप नंबर 5 अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एट एजीएम। अब शेयर होल्डर ने आके अप्रूव कर दिया इसको, पहले 21 दिन पहले भेजा था, अब अप्रूवल हो गया। ऐसा कौन सा बोल रहा है, ऐसा कौन सा सेक्शन बोला? 129 सबसेक्शन 2। ऐसा कौन से सेक्शन ने बोला था कि शेयर होल्डर की परमिशन लेना जरूरी है? एज पर सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 2। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन किया। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ कहा। स्टेप नंबर 3 क्या हुआ? ऑडिट किया। स्टेप नंबर 4 क्या हुआ? 21 दिन पहले उनको भेजा। स्टेप नंबर 5 क्या हुआ? एजीएम में अप्रूव हुआ। स्टेप नंबर 6 सबमिशन टू आरओसी within 30 days of AGM. Submission to ROC. Submission to ROC within 30 days
of ROC of AGM, sorry, submit to ROC within 30 days of AGM. Within 30 days of AGM. Within 30 days of AGM. ये कौन सा सेक्शन बोल रहा है? एज पर सेक्शन 137, एज पर सेक्शन 137, एज पर सेक्शन 137. समझ गए? ये सीक्वेंस होता है, यही सीक्वेंस होता है. सर आज अभी और कितना पढ़ाएंगे? बस 1 मिनट मेरा अपना काम खत्म कर रहा हूं मैं. इधर देखिएगा, ध्यान से देखना. अभी अगर मान लीजिए ध्यान से, ये 137 सिर्फ इतना ही 137 है, इतना पढ़ाऊंगा खत्म हो जाएगा. प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेंट्रेट. ओके, कोई मस्ती मजाक नहीं. अगला 5 मिनट एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन. ओके, मीटिंग अगर हुई और मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन्होंने अप्रूव भी किया, अडॉप्ट कर ले कि हमें पसंद है, हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डाउट नजर नहीं आता है, तो एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर उसको आरओसी में सबमिट करेंगे. समझ गया? पहला कंडीशन. देखो बच्चों, मीटिंग हुई, मीटिंग में अगर वो अप्रूव हो गया, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, 30 दिनों के अंदर आरओसी में. एक सवाल मैं पूछूं आपको, आरओसी में क्यों सबमिट करना चाहिए? Why ROC should know about our financial statement? भाई एक बार अप्रूव करने के बाद में ROC को बता देंगे, देखो साहब पिछले साल भर में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, ये हमारी कंपनी ने गुल खिलाया, ये क्या परफॉर्मेंस किया, ये हमारे आज की बैलेंस शीट अप टू डेट है, ताकि जिस मां ने हमें जन्म दिया था उस मां को ये तो पता चले कि आखिर पिछले साल में मेरे बच्चे ने क्या क्या काम किए हैं. अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मीटिंग हुई पर शेयर होल्डर को डाउट आ गया. शेयर होल्डर बोल रहा है कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर है पर हमें कुछ झोल लग रहा है, ये 1000 करोड़ के जो एक्सपेंसेस लिखे ना 1000 करोड़ होनी चाहिए, 200 करोड़ के, हमें डाउट है. हमें डाउट है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड दिखाया जा रहा है, या फिर कुछ बोल सकते हैं एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रॉफिट गलत दिखाया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं ये कुछ तो प्रॉब्लम है. अगर उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया, अब प्रॉब्लम क्या होगा? दोस्तों मीटिंग हुई पर शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव नहीं किया, फिर भी 137 सेक्शन कहता है जो प्रोविजनल बैलेंस शीट है उसको भी आपने 30 दिनों के अंदर, जो भले ही अडॉप्ट नहीं हुई, भले ही अप्रूव नहीं हुई, प्रोविजनल बैलेंस शीट आपने 30 दिनों के अंदर एजीएम, जिस एजीएम में इस बैलेंस शीट को अप्रूव नहीं किया गया, 30 दिनों के अंदर जो बैलेंस शीट भले ही अप्रूव नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है, जो प्रोविजनल है, जो अभी तक अडॉप्टेड नहीं है, उसको भी आपने 30 दिन के अंदर आरओसी में सबमिट करना चाहिए. पर दोस्तों आप इससे एक सवाल पूछना चाहता हूं. दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. सोचो ऐसे समय पे मीटिंग एडजन होती है, एडजन, क्योंकि इस मीटिंग में नहीं हुआ तो मीटिंग एडजन होगी. अब जब भी एडजन होगी, जब भी मीटिंग एडजन होगी और जब भी वापस से उस एडजन मीटिंग में बैलेंस शीट मान लीजिए ये अप्रूव हो जाए, तो वापस उस एडजन मीटिंग के 30 दिनों के अंदर ये जो एडॉप्टेड बैलेंस शीट है उसको हमें सबमिट करना जरूरी है. वापस से बोलता हूं, देखिए हमने मीटिंग ले ली, मीटिंग में एडॉप्ट नहीं हुआ, तो फिर आपने जो प्रोविजनल बैलेंस शीट है उसको 30 दिन के अंदर सबमिट कर दिया. पर जब भी आपकी एडजन मीटिंग होगी और उसमें वो अप्रूव हो गया, तो वापस से एक बार आपको एडॉप्टेड बैलेंस शीट को आरओसी को देना जरूरी है. और तीसरी बात देखिए, सोचो मीटिंग, कोविड की वजह से मीटिंग नहीं हुआ. अब ये प्रॉब्लम है, देखो कोविड कैसे मीटिंग ही नहीं हुआ, मीटिंग नहीं होगा तो एडॉप्ट ही नहीं होगा. और आप मुझे बताओ क्या होगा? मीटिंग नहीं हुआ तो एडॉप्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, शेयर होल्डर अप्रूव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. फिर भी वो कह रहे हैं कि जिस दिन मीटिंग होना चाहिए थी, जिस दिन मीटिंग होना चाहिए थी पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई, जिस दिन मीटिंग होना चाहिए थी उसके 30 दिनों के अंदर आपने प्रोविजनल बैलेंस शीट सबमिट करना चाहिए कि भाई अगर मीटिंग होती तो हम इस बैलेंस शीट को अप्रूव करना चाहते थे, पर कोविड की वजह से मीटिंग भी अलाउड नहीं, लोग डंडे मार रहे हैं, यहां पे मीटिंग होने का स्कोप नहीं और लोग वर्चुअल में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बैलेंस शीट हम सबमिट, ये अप्रूव करने ही वाले थे पर कोविड आ गया. अब दोस्तों ये जो अनअप्रूव्ड बैलेंस शीट है, अनअडॉप्टेड है पर वो प्रोविजनल है, उसको सबमिट कर देना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड विद द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड द रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम शैल फाइल्ड रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ द लास्ट डेट. समझा क्या? एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड.
यानी कि जिस दिन मीटिंग होना चाहिए थी उसके 30 दिनों के अंदर ये बैलेंस शीट सबमिट होना चाहिए जो प्रोविजनल है, पर साथ साथ में आपने आरओसी को ये भी बोलना चाहिए आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से मीटिंग नहीं हुई, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मीटिंग नहीं हुई, ये आपको जरूर देना है। क्योंकि आप अगर मीटिंग ही नहीं कर रहे हो तो आरओसी ये जाने भाई ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ नॉट कंडक्टिंग मीटिंग, व्हाट हैज हैपेंड। ओके, ये बोलना जरूरी है। ये जरा मैंने यहां पे स्टार मार्क किया था, उसका मतलब यही था कि व्हेन एडजर्न मीटिंग विल बी कंडक्टेड देन अडॉप्टेड, ये ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है। ये अगर समझा तो सेक्शन नंबर 137 हमारा हो चुका है। एक बार रिवाइज करें, आज का लेक्चर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपको समझना होगा, एक बार बोल दो, बोलो जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। एग्जामिनेशन पोस्टपोन ऑफ मे अटेम्प्ट अंटिल फर्दर नोटिस। आईसीआई भी कमाल करता है यार। अरे मैं तुमको बताऊं क्या, अंदर की बात बताओ, अंदर की, ये एग्जाम होने वाली नहीं है, ये डायरेक्ट नवंबर में आने वाली है, या होगी भी तो 3 महीने से पहले नहीं हो सकती। जून में नहीं होंगी, जुलाई में नहीं होगी, अगस्त के पहले एग्जामिनेशन होती ही नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा है देश में क्या चल रहा है। इमोशनल होना अलग बात है, प्रैक्टिकल लोग अपनी जान दे रहे हैं, कई लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए लोग आएंगे, अरे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो एग्जामिनेशन हॉल में कौन से टीचर आएंगे रे? कॉमन सेंस है यार। या लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए, लोगों ने अपनी जिंदगी गवा दी है, आईसी अपनी एग्जामिनेशन लेंगी। मजाक लगा रखा है क्या लोगों की जिंदगी के साथ में? बच्चों को आप एग्जामिनेशन सेंटर में, और कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप? कौन जिम्मेदार होगा उसका? लास्ट ईयर की बात और थी साहब, इस साल हालात हाल से बदतर है। लोग मजाक है क्या? कमाल कर रहे हैं। आईसीआई का एग्जाम डायरेक्ट बोल देना भाई, सीएफए के जो एग्जामिनेशन है, कल नोटिस आया, वो ऐसा फालतू नोटिफिकेशन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट उन्होंने क्या बोला, ये 6 महीने तक एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, ये अटेम्प्ट कैंसिल, अगले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होंगे। ये दिस वाज द नोटिफिकेशन गिवन बाय सीएफए। कैंसिल करवा दो यार, नहीं तो क्यों बच्चों को अटका रहे यार? लेट देम अंडरस्टैंड। वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा, कोविड का प्रेशर अलग, एग्जामिनेशन का अलग, समझ नहीं आ रहा लोगों को। डायरेक्ट बता दो यार, नहीं समझ। अरे देश में इतने लोग मर रहे, तुम्हें पता भी है, यहाँ पे देश में हमारा ये महामारी चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बॉस। 3 लाख लोग हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, 10 लाख लोग हों तो क्या होगा? सोचने की बात है। और नवंबर अटेम्प्ट का तुम सोचना, तुम्हारा अटेम्प्ट जल्दी से नहीं होगा भाई, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तुम ये सोचो इस साल में हम लोग बच गए ना तो हमारा अचीवमेंट है। क्या बात कर रहे हो आप? एग्जाम की बात कर रहे हो। 12th सीबीएसई वालों को क्या होगा? एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल, पोस्टपोन नहीं होगी, पोस्टपोन नहीं, 12th एग्जामिनेशन कैंसिल। ये लिख लो मुझसे, पर ये जल्दी से बताते नहीं, बच्चों को अटका के रखते हैं। चलो सीधी बात, नो बकवास यार। तुम बच्चों को होले डायरेक्ट बोल दो ना यार, एग्जामिनेशन नहीं है यार। लेट देम एंजॉय, लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम बी इन पीस। वो साला जिन बच्चों को एग्जामिनेशन में उसके आधी जन कोविड में, आधी जन एग्जामिनेशन में। अरे कई लोग के घर पे पेरेंट्स जो है वो कोविड में, वो एक बच्चा मुझे मैसेज किया, सर मेरे मम्मी पापा सब कोविड के हॉस्पिटल में, मैं पढ़ाई करूं क्या उनको संभालूं? मैंने बोला भाई ये एग्जामिनेशन बाद में आएंगे तो हॉस्पिटल में जा। क्या मजाक लगा रखा है यार आपने? कौन बोलेगा इनको यार? हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और ये एग्जामिनेशन सेंटर पे कैसे बुलाएंगे? अरे नोटिफिकेशन निकालो और खत्म करो इसको, मैटर को, सस्पेंस बना के रखा है। चलो आगे बढ़ेंगे। यस जैन बोल रहा है मेरे पापा को भी है कोविड। बेटा हाल तो बेहाल है, ध्यान रखिए अपने पापा का। ये सारी पढ़ाई वढ़ाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, घर वालों का हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके आगे, एक बार इसको बोलते खत्म हो जाएगा। अगर सोचिए मीटिंग हुई और मीटिंग में अडॉप्ट हो गया तो 30 दिन के अंदर अडॉप्टेड आपने आरओसी को सबमिट करना चाहिए एज पर सेक्शन 137। नंबर 2, मीटिंग हुई अडॉप्ट नहीं हुआ, शेरोटो बोल रहे ये जम रहा नहीं हमको, ये इसमें प्रॉब्लम है, और वो करते करते शाम हो गई, मीटिंग बंद हुई, पर एजीएम में बैलेंस शीट कुछ अडॉप्ट नहीं हुई। आप क्या करेंगे? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई। जो प्रोविजनल थी मीटिंग, जो प्रोविजनल बैलेंस शीट थी, भले जो अनअडॉप्टेड थी, उसको आप सबमिट कर दो 30 दिनों के अंदर। पर फ्यूचर में जो एडजन मीटिंग होगी ना, उसमें तो अडॉप्ट हो जाएंगी ना, तो अडॉप्टेड जो होगी ना उसको आपने और एक बार सबमिट करना चाहिए। ओके। तीसरी बात, मीटिंग हुई पर अडॉप्ट नहीं, मीटिंग ही नहीं हुई तो अडॉप्ट ही नहीं हुआ, मीटिंग ही नहीं हुई अडॉप्ट ही नहीं हुआ। ऐसे समय पे भी जिस दिन मीटिंग होना चाहिए थी उसके 30 दिनों के अंदर आपने ये प्रोविजनल सबमिट करना चाहिए। ये भी लिखना चाहिए कि आखिर मीटिंग कंडक्ट क्यों नहीं हुई थी। क्या आपके बुक में लिखा है? नहीं लिखा तो
आपको लिखना, जल्दी से बताइए। आपसे मेरा सवाल है देवी और सज्जनों, मैं सर अभी हॉस्पिटल में ही हूं। यस जैन, आप भी हॉस्पिटल में हो बेटा? अरे मेरा बच्चा ध्यान रख मेरा बेटा पापा का, सिर्फ वो देखना सिटी स्कोर कितना है, ठीक है? सिटी स्कोर ज्यादा रहा तो टेंशन वाली बात हो जाती है बस। ओके, ये है आपके बुक में गिवन है, तो इसी के साथ में ये जो 137 का मैक्सिमम पोर्शन है आपने खत्म किया। मैं सिर्फ यहां से रीड करूंगा और आपका 137 हो जाएगा, फिर आज की छुट्टी खत्म, आज की क्लास खत्म। 137 आइए दोस्तों। ये सब कुछ दिया हुआ है यहां पे, ये देखो यहां पे लिखा है Section 137 is read with Rule 12 of the Companies Business. A copy of the financial statement with Form AOC4, including consolidated financial statement with AOC4, along with all the documents which are required to be attached to such a financial statement under this Act, duly adopted, shall be filed to the registrar within what 30 days of the AGM. बराबर है? अब आपको AOC4 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा आपको? तेरे आंगन में बैठ मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जा मोहब्बत में दे दूंगा मैं, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। Okay guys, let's start. Okay. यश बेटा, हमारी सबकी दुआएं आपके पापा के साथ में है, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। प्रीवियस टिक कहाँ लगाना थी? 136 पे बेटा, 136 पे। AOC4 क्या है बेटा? ये आपके सामने ला, देखो AOC4 क्या है, देखो क्या बोल रहा है, प्लीज वेट। क्या है प्लीज वेट? ये है AOC4, आप देखिए AOC4 क्या होता है। सर ये AOC4 मतलब क्या है? फाइलिंग ऑफ, क्या लिखा है? फाइलिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ROC, यही तो है वो चीज। आपको जो कहते हैं बार बार, आपने अडॉप्ट होने के बाद में सबमिट करना चाहिए। अरे क्या सबमिट करना चाहिए? कौन से फॉर्म में? इस फॉर्म में सबमिट करना है। आपके कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डिटेल्स हैं इसी फॉर्म में सबमिट करना होंगे आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज AOC4, दिस इज AOC4। आगे उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ जुड़े हैं। ओके ओके, आगे आगे, come on guys, let's do it, come on guys. Okay, I'm here, here.
ओके. Every non-banking financial company that is required to comply with the Indian accounting standards shall file financial statement with ROC with the form AOC4 NBFC, जो अभी हमने देखा था. अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये जो था ना फॉर्म 4 ये NBFC का ही था एक्चुअली. फिर आप बोलेंगे सर फिर वो नॉर्मल कहाँ पे? अरे नॉर्मल भी है पर वो खुल रहा नहीं एक्चुअली. नॉर्मल भी है, वो खुल रहा नहीं है. देखो ये यहाँ पे वाला खुल रहा नहीं है, ये देखिए प्लीज़ वेट आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, कोई बात नहीं. और जो भी ये फॉर्म है उनका NBFC के लिए अलग से, तो वो अभी आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. With the Indian accounting standard and shall file financial statement to ROC together with form AOC4 NBFC and the consolidated financial statement if any. Okay, ये आपको करना पड़ेगा. किसकी बात है? NBFC that is required to comply with Indian accounting standard, उन्होंने इसको बनाकर देना चाहिए. इतना ही बोला यार. NBFC कुछ भी, तीनों दोनों कुछ भी हो, फॉर्म थोड़े से अलग है दोनों के, पर सबमिट करना है ROC को. As per Rule 1 of the Companies Act, the following class of the company shall file their financial statement and other documents under section 137 of the act with ROC in e-form AOC4 XBRL. Oh my god, oh my god. क्या क्या लिखता है XBRL? Companies listed with a stock exchange in India and their Indian subsidiaries. Companies having paid up share capital of 5 crores or more. Companies having turnover of 100 crore or more. All companies which are required to prepare their financial statement in accordance with the company's rules 2015. यहाँ पे लिखा है. आपको पता है क्या बोल रहा है? The following class of the company shall file their financial statement and other documents under section 137 of the act in form AOC4 XBRL. यानी कि दोस्तों XBRL एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये EIS में मैं पढ़ाने वाला हूं. पहली बात समझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हिंदी और इंग्लिश की, ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करें. पर दोस्तों जब आपको XBRL इज द लैंग्वेज थ्रू विच यू हैव टू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने की लैंग्वेज है ये. इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती है. यानी कि जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है. देखो बच्चों, आजकल इंडिया में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, वो इंडिया के बाहर के भी है. अगर हम भारत के स्टैंडर्ड्स अगर बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगी, इसलिए बोलते हैं ROC कह रहा है आजकल आप मुझे जब भी अपना बैलेंस शीट दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे तो XBRL में दो, ताकि कोई भी वर्ल्ड का व्यक्ति उसको समझ पाए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड भाषा है, कॉमन लैंग्वेज है. पर XBRL ये हर किसी को एप्लीकेबल नहीं है. सारे लिस्टेड कंपनी को XBRL में देना पड़ेगा, या जो कंपनी लिस्टेड नहीं है पर जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है, या फिर जिनका जो अनलिस्टेड है, तो एक तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, या फिर उनका टर्नओवर 100 करोड़ है उससे ऊपर होना चाहिए. तो उन लोगों ने XBRL के फॉर्मेट में ही सबमिट करना चाहिए. सर इनके अलावा जो अनलिस्टेड, जो लिस्टेड भी नहीं है, जो अनलिस्टेड भी है, और अनलिस्टेड में भी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम है और टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम है, उनका कोई भी कंडीशन तीनों में से फुलफिल नहीं होता, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना चाहिए, पर XBRL में करने की जरूरत नहीं है. ये उन्होंने बोला है. प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इज प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2006 shall file the statement using the taxonomy provided in Annexure 2, and the company is preparing the financial statement under the company's Rule 2015 shall file the statement using the taxonomy provided in Annexure 2A. अरे भाई बहुत गहरा है, वो taxonomy होती है इसकी. वो कैसे मैं बताऊं, ये एक्चुअली काम कौन करता है? ये CS काम करता है. ये जो लिखा है ना, जनरली कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, सारे कंपनीज का काम संभाल के उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले ही कौन बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, ये सब बनाए, पर उसको सबमिट करते समय CS आके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, उस टैक्सोनॉमी में कन्वर्ट करता है, उसको सबमिट करता है. ऐसा लिखा है. Provided further that NBFC, housing financial companies and the companies engaged in the business of banking and insurance sector are exempted from filing the financial statement under these rules. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि जो NBFCs है, जो हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये जो बिजनेस ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कर रही है, उनको ये करना एप्लीकेबल नहीं है. किसकी? ये XBRL फॉलो करना उनके लिए जरूरी नहीं है. बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, ये इनका जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का तरीका ही कुछ अलग है, तो उनके लिए XBRL एप्लीकेबल नहीं है. ऐसा उनका. मैं देखता हूं, मैं बहुत देर से पढ़ा नहीं, क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में. छुट्टी कर दो, बिल्कुल छुट्टी है बेटा, 2 मिनट की बात है बस. Companies which have filed their financial statement under sub rule 1 and
is while rules shall continue to file their final statement and other documents through, though they may not fall under the class of company specified therein what succeeding years. आगे देखो क्या लिखा है. Example, Amazon Company Limited, a company incorporated under the Companies Act 2013, has turnover of what? ये limited लिखा है, limited, okay, और has a turnover of 150 crores, 100 करोड़ का ऊपर है, and 90 करोड़ during the financial year ended 31st 19 and 2020. अच्छा, पहले 19 में 150 करोड़ था, 90 करोड़ हुआ 2020 में. नाउ अमेजॉन कंपनी लिमिटेड शैल कंटिन्यू टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 137 इन एक्सबीआरएल फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 इवन इफ द कंपनी डज नॉट फॉल इन द क्लास ऑफ कंपनीज. ऐसा लिखा है. उसका ये मतलब है एक बार अगर आपको इसकी लत लग गई तो वो लत लगते रहेगी. अगर यानी कि दोस्तों पिछले साल 150 करोड़ हुआ था, 100 करोड़ के ऊपर हुआ था, आपने एक्सबीआरएल में सबमिट किया था. इस बार 90 करोड़ हुआ जो 100 करोड़ से कम है, फिर भी आपको एक्सबीआरएल में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करना जरूरी है. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. अब मैं अंदर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ खत्म करो. इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड, तो क्या करना चाहिए? जो अनअडॉप्टेड है वो सबमिट करना चाहिए प्रोविजनल, और जिस दिन मीटिंग होगी उसके बाद में और करना चाहिए. फाइलिंग बाय ओपीसी, ओपीसी की बात करेंगे. अब देखो ओपीसी की जो एजीएम होती है, आप जानते हैं वो चलता एजीएम में, तो क्या वो अकेला ही शेयर होल्डर है? ओपीसी में वो अकेला ही शेयर होल्डर है, तो इसका कोई जनरल मीटिंग होता नहीं. तो फिर अगर इसका एजीएम होता ही नहीं तो फिर कब सबमिट करेगा? तो इसको बोल रहे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर इसने सबमिट करना चाहिए. याद रखिए, हमारी जैसी आम कंपनी को एजीएम होने के 30 दिन के अंदर सबमिट करना है, पर ओपीसी को क्या बोला है? 180 दिन. कहां से चलोगे 180 दिन? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर ओपीसी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करना चाहिए. कंपनी हैविंग सब्सिडीज, ये देखो यहां पे इतना बाकी. अब यार तुम लोग बोर अगर हो रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं बंद करूं क्या? चलो मैं बंद कर रहा हूं, आज के लिए बंद. ओके, भाई सब तुम पोस्टपोन, ये जब से आया तब से तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है. एक काम करता हूं मैं, क्या करता हूं, पेज नंबर याद रखे, कल मैं आऊंगा यहां से पढ़ाऊंगा. 9.48 से मेरा बचा हुआ है. आई हैवंट टॉट, ये एक्चुअल मैंने पढ़ा दिया है पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका ध्यान नहीं है. देयर इज नो पॉइंट टीचिंग लाइक दिस. 9.48 से मैं बंद कर रहा हूं. आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल. ओके, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया, आपका कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. एग्जामिनेशन पोस्टपोन का जब से बोला है तब से आपका ध्यान नहीं है. ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ कि आपने ऐसा मुझे परेशान किया और कभी ये बोला कि समझ नहीं आ रहा है. आज आपने बहुत बीच में एग्जामिनेशन पोस्टपोन है तब से आपका दिमाग खराब हो गया है. डोंट वरी, जो हमने सेक्शन नंबर 137 में पढ़ा है मैं आपको एकदम और क्लैरिटी के साथ में कल समझा दूंगा. ठीक है ना? डोंट वरी, बहुत ईजी सेक्शन है वो. टेक केयर गाइस, बाय बाय.